अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डायनामिक्स वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आज की हम इस एक वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम आज के इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद मैं प्रॉपर जो है वो लेक्चर शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम क्या होती है, फोर्स क्या होती है, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, और फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स, इन सब की डेफिनेशंस। उसके बाद कुछ जो हैं वो प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब वो एग्जांपल्स भी मैं साथ के साथ करवाऊंगा। बच्चों, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर में से, जो डायनामिक्स का है, थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, इसमें से आपने पूरी बुक में से जो चीज़ें याद करनी होंगी ना, मैंने वो हाईलाइट कर दी हैं। तो आपको निशान लगाने में आसानी होगी कि यहाँ से यहाँ तक याद करना है, यहाँ से यहाँ तक। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, जो याद नहीं करनी है, वो मैंने मार्क नहीं की हैं, वो मैंने हाईलाइट नहीं की हैं। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, वो ईजिली आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है वो फोर्स और जो मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशन है, उसको हमने ड्राइव करना है। उसके बाद हम इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके बाद न्यूटन के जो है ना तीनों लॉज जो हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगी। तीनों लॉज को मैंने यहाँ पे बताया है, स्टेटमेंट भी और एग्जांपल्स भी, और थोड़ी बहुत उनके ऊपर बात भी की है। उसके बाद मैस और वेट में क्या डिफरेंस है, इसको डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद बच्चों हमने डिस्कस करना है कि ये जो टेंशन और एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है, इसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि कोलाइड कर रहे हैं, उनके लिए हम देखेंगे। और फिर उसमें वो जो है गन और बुलेट वाली जो है वो एग्जांपल भी लेंगे हम। बच्चों, उसके अलावा नेक्स्ट हमने करना है कि, हाँ ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इसके वो एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो फ्रिक्शन के बारे में A to Z बात होगी। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इनके बारे में बात होगी। रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा होती है, उसको भी देखेंगे। और फिर जो फ्रिक्शन कम करने के तरीके हैं, 4 मेथड आपकी जो बुक ने डिस्कस किए हैं, उन पर भी बात करेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये है कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे, उसको ड्राइव करेंगे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है वैसे आपके इस टॉपिक के अंदर, तो हम उसको भी देखेंगे। और उनकी जो एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं लाइफ में, उनके बारे में भी हमने बात करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने शायद थोड़ा बहुत दिया हो उस चीज़ का हिंट। हाँ, यहाँ पे है वो बच्चों, चलिए मैं वैसे बता देता हूँ। उसमें रोड किस तरह से बनाए जाते हैं वो है एक। उसके अलावा एक उसमें टॉपिक है कि जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। ये देखें बच्चों, यहाँ पे आगे वो बैंकिंग ऑफ रोड है, वॉशिंग मशीन्स का है, वॉशिंग मशीन नहीं बल्कि ड्रायर है उनका, और क्रीम जो है वो सेपरेटर है। तो इनके बारे में भी बात करेंगे बच्चों आज हम थोड़े। तो आपने ये जो है वीडियो कंप्लीट देखनी है। अब देखें बच्चों, जैसे इस पहले पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ इतनी चीज़ें याद करने वाली थी, यहाँ से यहाँ तक, जो कि डायनामिक्स की डेफिनेशन है, तो मैंने वो हाईलाइट कर दी है। तो अब उसको देखते हैं कि डायनामिक्स होती क्या है। बच्चों, इससे पहले मैं एक पूरे जो है ना चैप्टर जो काइनेमेटिक्स का है उसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ। पूरा चैप्टर मैंने एक वीडियो में करवाया है। तो उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि मोशन कितने टाइप्स की होती है, मोशन कौन कौन सी होती है, एक मोशन में से दूसरी मोशन में कैसे जाते हैं, ग्राफ बनाए थे हमने, इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखी थी, थोड़ी बहुत ग्रेविटी की बात की थी। लेकिन उसमें कहीं पर भी हमने मोशन क्यों हुई है इसकी बात नहीं की थी, है ना, कि मोशन की वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम जो डायनामिक्स है, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टडी ऑफ मोशन के बारे में तो इसने बात करनी है, लेकिन इसके साथ कॉजेज ऑफ जो मोशन है, जो वजह है, जो कॉज है मोशन की, उसके बारे में भी इसमें हम बात करते हैं। यानी कि जो मोशन करवा रही है चीज़, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब इस चैप्टर को प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। डायनामिक्स आपको समझ आ गई होगी कि डायनामिक्स में हमने मोशन के साथ साथ उसकी रीज़न, उसकी कॉज, उसकी वजह भी पढ़नी है। तो बच्चों सबसे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फोर्स का। अब देखिए बच्चों, इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे पेज में काम की बात सिर्फ एक लाइन है। वैसे सारी काम की आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लें, पर जो याद करने वाली वो सिर्फ एक लाइन है। तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपके लिए ये ना हो कि पूरा चैप्टर याद करना है, इतना ज़्यादा याद करने वाला बहुत कम याद करने वाली चीज़ें होती हैं। बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़बानी ओरली बता ही रहा हूँ। तो बच्चों वो कहते हैं, आप फोर्स में नॉट ऑलवेज कॉज अ बॉडी टू मूव। हाँ, इसकी डेफिनेशन से पता चल जाएगा ये बात जो है। हम पहले डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। डेफिनेशन ये कहती है कि फोर्स क्या होती है। अब हम पहले वो डिफाइन करने जा रहे हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी
वो कहते हैं एक जो फोर्स होती है वो किसी बॉडी को मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है, या किसी बॉडी जो मूव हो रही है उसकी मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। और जो ये हमारे पास फोर्स है वो किसी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन चेंज कर सकती है, उसके अलावा यानी कि 3 काम हो गए फोर्स को, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, किसी बॉडी को रेस्ट से मूव करवा सकती है या करवाने की कोशिश कर सकती है, और जो मूव कर रही है उसकी मोशन को रोक सकती है या रोकने की कोशिश कर सकती है। उसके अलावा एक काम और भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा, मैंने हाईलाइट किया हुआ, वो ये है कि फोर्स का ये काम है, अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। हाँ, मतलब शेप या वॉल्यूम और साइज वगैरह को भी ये क्या करती है, चेंज कर सकती है। जैसे बलून के ऊपर आप फोर्स लगाएं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, या उसका साइज कह लें या उसकी शेप कह लें आप। इसी तरह से अगर आपके पास कोई रबर की चीज़ है या मतलब हाँ, रबर की एग्जांपल ले लो, आप उसको खींचो, उसका साइज बढ़ जाता है, तो वो फोर्स की वजह से बढ़ा है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पर फोर्स लगाओ तो वो जो है स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये बेसिकली 10th चैप्टर में आएगा स्प्रिंग के बारे में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ी डिटेल में बात कर लेंगे। पर यहाँ पे आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि साइज़, शेप या वॉल्यूम वगैरह भी चेंज हो सकता है। तो जो है फोर्स के बारे में हमारी बात हो गई है। उसके बाद इनर्शिया देखते हैं बच्चों, इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? अब बच्चों, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज़ ईजी टू मूव or to stop light objects than heavier ones. Heavier objects are difficult to move, or if moving then difficult to stop. तो सबसे पहले ये गैलीलियो ने ये चीज़ जो है ऑब्जर्व की थी कि जो है ना मोशन करवाना या मोशन को रोकना लाइट ऑब्जेक्ट्स की वो आसान है भारी ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको मूव कराना भी मुश्किल है, और उनको अगर वो मूव कर रहे हैं तो स्टॉप कराना भी मुश्किल है। ये सबसे पहले गैलीलियो ने बेसिकली ऑब्जर्व किया था। अब गैलीलियो के बारे में मैं 1 मिनट में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ ताकि आपका पढ़ाई को लेकर थोड़ा और इंटरेस्ट हो। आपको जो है मतलब मेरा काम ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ बुक को रट्टा शट्टा ना लगाएं, कॉन्सेप्ट्स को समझें, और उसके अलावा थोड़ी बहुत जो है बैकग्राउंड भी जाने चीज़ों का कि कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं, कैसे कोई चीज़ काम करती है, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली साइंटिस्ट का ऑलमोस्ट जितने भी जो है कम से कम वो साइंटिस्ट जिनका नाम आपकी बुक में है उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि गैलीलियो और इनसे पहले कोपरनिकस थे। तो उन्होंने ना सबसे पहले ये यानी कि सबसे पहले आइडिया देने वाले लोग थे हीलियोसेंट्रिक जो है वो मॉडल का। गैलीलियो उनमें से तीसरे नंबर पर आते हैं जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक का जो है मॉडल पेश किया था। बच्चों, हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक इनमें डिफरेंस क्या है? तो पहले तो ये देख लेते हैं, मतलब मैं 1 मिनट में सारा कवर करा दूंगा, बेफिक्र रहें आप। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखें, एरिस्टोटल थे, उनके बाद प्लेटोमी का एक कॉन्सेप्ट था, और चर्च भी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता था। वो ये था कि हर चीज़, यूनिवर्स का जो सेंटर है ना वो ज़मीन है, और हर चीज़ ज़मीन के गिर्द घूम रही है। ज़मीन का राउंड अबाउट वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ये जियोसेंट्रिक था, मतलब सेंटर क्या है, जियो, अर्थ है सेंटर। ये पहला कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत पुराने अरसे से चला आ रहा था। तो उसके बाद जो गैलीलियो हैं, कोपरनिकस हैं, इन्होंने ये बेसिकली जो है ना मॉडल पेश किया कि ऐसा नहीं है। बात ये है कि जो हमारे पास सूरज है ना वो सेंटर है, और जो प्लैनेट्स हैं, ये जो अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ये मोशन कर रहे हैं। जो सन है वो इनके गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये जो है उसके बाद काफ़ी फड्डे छड्डे हुए हैं इनके, गैलीलियो के चर्च के साथ। इन्होंने इनको पनिशमेंट किया है, बल्कि इनको घर में कैद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट बोलते थे उसको। तो अभी भी है वो कॉन्सेप्ट, तो वो कर दिया गया था गैलीलियो को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन टॉपिक्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे हिंट दिया है इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपका, कि आप चीज़ों के बैकग्राउंड को भी जानें। आगे चलते हैं बच्चों। गैलीलियो के बाद इस टॉपिक के ऊपर, इनर्शिया के टॉपिक के ऊपर न्यूटन ने जो है ना काम किया आगे। तो कहते हैं न्यूटन कंक्लूडेड दैट, उन्होंने ये कंक्लूड किया क्या, कि एवरी बॉडी रेजिस्ट टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line. He called this property of matter as inertia. जो कहते हैं कि न्यूटन ने ये देखा कि भाई जो भी बॉडी है ना, सारी की सारी जो बॉडी हैं वो रेजिस्ट करती हैं, मुज़ाहमत करती हैं, मतलब मुखालफत करती हैं किस चीज़ की, चेंज की, जो उनकी स्टेट में किया जाए। अब स्टेट कौन सी हो सकती है, रेस्ट की भी हो सकती है
और यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है। यानी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो वो अगर हम उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगी, मुजाहमत करेगी, रेजिस्ट करेगी। और अगर कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी हुई है हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो वो मोशन में आने के लिए भी मुजाहमत करेगी, वो चाहेगी कि वो मोशन में ना आए, रेजिस्ट करेगी। तो ये वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी थी जिसको ऑब्जर्व किया था गलीलियो ने किसी हद तक, और उसके बाद न्यूटन ने कंक्लूड किया था और उसका नाम दे दिया इनर्शिया का। ठीक है, तो इनर्शिया की पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद ऊपर एक लाइन मैंने हाईलाइट की है उसको भी मैं बताता हूँ आपको। बच्चों गौर से सुने, इनर्शिया क्या है। वैसे तो आपको आइडिया हो गया है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये बेसिकली एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट कौन सी हो सकती है, रेस्ट की या मोशन की, उसमें चेंज के अगेंस्ट जाती है, चेंज को रेजिस्ट करती है, मुजाहमत करती है कि चेंज ना लाया जाए, जिस स्टेट में वो बॉडी है उसी स्टेट में रहे। और आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि न्यूटन के लॉ में भी आएगी, तो फिर हम इसकी दोबारा बात करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, वो ये है ग्रेटर इज़ द मैस ऑफ अ बॉडी ग्रेटर इज़ इट्स इनर्शिया। मतलब जितना इनर्शिया ज़्यादा होता है किसी बॉडी का, जितना किसी बॉडी का मैस ज़्यादा होता है उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होता है, या आप ऐसे कह लें इनर्शिया डिपेंड करता है मैस पर। तो बच्चों ये हो गया इनर्शिया की बातें। अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में वो कहते हैं ये कॉइन, यानी कि ये पेपर रखा हुआ हमने, ये कार्डबोर्ड है या ये पेपर है, ठीक है कार्डबोर्ड बोल रहे हैं वो, ये कार्डबोर्ड है और नीचे गिलास है, ऊपर इसने ये कॉइन रखा हुआ है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो कहते हैं कि फ़ौरन झटके से आप कागज़ को ना, यहाँ एक जो है कार्डबोर्ड को इसको खींच लें तो ये जो कॉइन है ना ये क्या करेगा, यानी कि वो कहते हैं डज द कॉइन मूव विद द कार्डबोर्ड। क्या कॉइन जो है, ये जो सिक्का है ये कार्डबोर्ड के साथ मूव करेगा? तो भाई ये मूव नहीं करेगा, इसका इनर्शिया है। इनर्शिया इसका क्या है, कौन सी स्टेट का है, ये इसकी जो स्टेट है वो रेस्ट है। इनर्शिया चाहता है ये रेस्ट में ही रहे। जैसे ही हम झटके से कार्डबोर्ड खींच लेंगे ये अपनी उसी जो है ना स्टेट में रहता है, रेस्ट वाली में, और ये मोशन उसके खिलाफ मुजामत पैदा करता है मोशन के खिलाफ। तो इसीलिए वो कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाएगा, इसी जगह पर रहेगा, और जैसे कार्डबोर्ड नीचे से निकल जाएगा तो ये गिलास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम पहले देख लेते हैं मोमेंटम के बारे में, और फिर मैं इन तीनों का डिफरेंस कराया हुआ मैं वो भी कराता हूँ डिटेल के अंदर, आपको आसानी से समझ आ जाएंगी और जो चीज़ें हैं, और आपको डिफरेंस करना आ जाएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, फोर्स और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, फोर्स और इनर्शिया में क्या डिफरेंस है, इनर्शिया और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, या तीनों में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाओगे। मैंने कम से कम यहाँ पे 7 8 या पता नहीं 9 है, मैंने काउंट नहीं किए, इतने डिफरेंस करवाए हैं, कम से कम 7 डिफरेंस करवाए हैं मैंने। पहले मोमेंटम देख लो बच्चों। मोमेंटम समझाने से पहले वो आपसे 2 क्वेश्चन करता है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि एक जो बुलेट है हैज़ वेरी स्मॉल इनर्शिया। भाई क्यों इनर्शिया उसका स्मॉल है, क्योंकि जो गोली होती है उसका मैस बहुत थोड़ा होता है ना। तो याद रखिएगा ये मैंने बताया था कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैस पे। तो स्मॉल है इधर इनर्शिया, उसकी वजह मैस कम होगा ना उसका। तो वाकई गोली का मैस बहुत कम होता है, छोटी सी होती है, आपकी फिंगर जितनी गोली होती है। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस, उसने आगे बता भी दिया है। बट वाई डज इट इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन। लेकिन ये है कि चीज़ छोटी सी है, इनर्शिया थोड़ा सा है, मैस बहुत कम है, जैसे ही फायर किया जाता है पर अगर बंदे को मारा जाए तो बंदा मर जाता है, जानवर को मारा जाए तो जानवर मर जाता है। अगर किसी मतलब दीवार में आप उसको मार रहे हैं तो वो तकरीबन उसके हाफ तक घुस जाएगी, या कोई और बॉडी है तो उसके अंदर से गुजर के चली जाएगी। इतनी ज़्यादा पावरफुल है वो तो बहुत यानी कि स्ट्रॉन्ग चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा फोर्स वो तो एग्जर्ट करने वाली चीज़ है। तो ये कैसे है, इनर्शिया तो उसका कम है। तो वो तो कह रहे थे कि इनर्शिया पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मोशन भी। अगर किसी चीज़ को रोकना है तो इनर्शिया की चीज़ हम कह रहे थे कि अगर भारी चीज़ें तो रोकना मुश्किल है, छोटी चीज़ें तो रोकना आसान है, पर गोली तो बड़ी छोटी चीज़ है, रोकना बड़ा मुश्किल है उसको, बल्कि रोकना नहीं है, उसको रोकने की ट्राई ना कीजिएगा। खैर वो कहते हैं द इम्पैक्ट ऑफ नेक्स्ट, मतलब एक और भी वो बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ अ लोडेड ट्रक ऑन अ बॉडी कमिंग इट्स वे इज़ वेरी लार्ज इवन इफ द ट्रक इज मूविंग स्लोली। वो कहते हैं भाई ट्रक बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, पर जो उसके रास्ते में चीज़ आएगी ना, उससे जब वो टकराएगा ना, उस चीज़ को लग पता जाएगा कि वाकई भाई कोई चीज़ टकराई है मेरे से। तो हम तो कह रहे थे इनर्शिया के अंदर कि भाई अगर कोई चीज़ स्लोली मूव कर रही है तो उसको रोकना आसान है ना, लेकिन यहाँ ट्रक बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, बड़ा सुकून सा, बड़ा धीमा धीमा चल रहा है, लेकिन उसके जो रास्ते में आ रही है कोई चीज़ वो दोबारा नहीं चल पाती है, मतलब बहुत हैवी फोर्स लगाता है उसके ऊपर। तो फिर एक और नई चीज़ का जो है ना पता लगा हमें, और वो एक नई जो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास आई, वो मोमेंटम थी। अब मोमेंटम क्या होता है वो देख लें। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी की वजह से जो किसी यानी कि जो एक बॉडी है उसकी जो क्वांटिटी है
मोशन की हालत में, याद रखिएगा मोशन की हालत में वो किसकी वजह से, बोला मैस और वेलोसिटी की वजह से उसको मोमेंटम बोलते हैं। मुझे ये डेफिनेशन कोई बहुत अच्छी नहीं लगती है, इसके जो नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है ये बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा तो ये ठीक है। वो कहते हैं द मोमेंटम प्रेजेंट, क्या इसको यानी किसी जो डोनेशन या सॉरी इसको जो डिनोट किया जाता है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पी है, कैपिटल पी। तो द मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस यानी m एंड वेलोसिटी v। ये डेफिनेशन अच्छी है, आप मतलब अच्छी का कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा प्रॉपरली जो है ना इसका कॉन्सेप्ट कन्वे कर रही है, इसी से फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। यानी कि किसी भी बॉडी का जो मोशन में है उसकी वेलोसिटी को और उसके जो है ना मैस को मल्टीप्लाई कर लो, उनका प्रोडक्ट ले लो तो आपके पास मोमेंटम निकल आएगा। ये बच्चों हमारे पास हो गया मोमेंटम और उसकी डेफिनेशन। हमने इसका एक दो चीज़ें और देखनी है, वो ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के साथ इसका ऐसा यूनिट जो है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब बच्चा हम ना एक दफ़ा जो है ना यहाँ पे फोर्स मोमेंटम इनर्शिया के डिफरेंस देख लेते हैं, फिर न्यूटन के लॉज की बात करने शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ये है कि फोर्स है, मोमेंटम है और इनर्शिया है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी और इसका फॉर्मूला कोई नहीं होता है, ये बस मैस पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इनके फॉर्मूले को फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिंबल्स में लिखा जाए तो वो ये है F इज इक्वल टू एम ए, P इज इक्वल टू एम वी और इनर्शिया का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। नेक्स्ट बच्चों जो फोर्स है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मैस पर और एक्सीलरेशन पर, ठीक है बच्चों। मोस्टली मैस जो क्या होता है वो कांस्टेंट होता है, तो फोर्स एक्सीलरेशन पर डिपेंड करती है, ये याद रखिएगा। न्यूटन के सेकंड लॉ में थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस बात को। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ये है जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मैस पर और वेलोसिटी पर, दोनों पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैस पर और किसी सेकंड चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक ही चीज़ है और वो क्या है, मैस है। उसके बाद फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोमेंटम को P से, इनर्शिया को I से। अगर इनके ऐसे यूनिट्स की बात की जाए बच्चों तो वो न्यूटन जो है ना हमारे पास फोर्स का बेसिकली, हाँ फोर्स का न्यूटन होता है वैसे तो ऐसा यूनिट, पर न्यूटन किसके इक्वल होता है मैंने वो भी लिखा हुआ है, वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। इधर हम ऐसे भी मतलब सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जब डिवाइड की फॉर्म में होते हैं तो इसको पर पढ़ते हैं, अगर ये ऊपर होता तो ये ऐसे होता s की पावर -2, तो इसको इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बातें ठीक है। जब मोमेंटम के हम ऐसे यूनिट की बात करेंगे, अभी करके भी आए थे हम पीछे, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और उसको हम न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं, सही है। और उसके बाद नेक्स्ट जब हमारे पास आएगा इनर्शिया, इनर्शिया सारा कुछ है ही, इनर्शिया का लेना देना ही मैस से है, वो डिपेंड भी मैस पे करता है, हर चीज़ उसकी मैस रिलेटेड है, तो आप उसका यूनिट भी मैस का जो यूनिट है वो इनर्शिया का यूनिट समझ के चलें। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो फोर्स है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके अलावा जो मोमेंटम है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनका वेक्टर कैसे पहचानेंगे आप, देखें मैस और एक्सीलरेशन का यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मैस तो दोनों केसेस में, दोनों फॉर्मूले में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मैस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। पर जब एक्सीलरेशन है ना वो यहाँ पर क्या है, वेक्टर है और इस फॉर्मूले में वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर हमेशा एक वेक्टर आता है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए फोर्स जो है वो भी वेक्टर है और मोमेंटम भी वेक्टर है। लेकिन इनर्शिया किलोग्राम उसका सही यूनिट है, वो मैस पे डिपेंड करता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बच्चों डायरेक्शन डिपेंड ऑन ए, अरे जो है ना हमारे पास ये फोर्स की जो है वो डायरेक्शन एक्सीलरेशन पे डिपेंड करती है, मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और इनर्शिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। उससे नेक्स्ट ये है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है ना फोर्स एग्जिस्ट करती है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलें, नीचे वाली फोर्स तो हो ही सकती है ना, कोई बॉडी रेस्ट में उसे ग्रेविटी तो एक्ट कर ही सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो मोमेंटम होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए जीरो होता है। उसकी वजह क्या है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, जब वो स्टेशनरी होगा, रेस्ट पे होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी को मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इस वाले केस में आपको कहोगे सर रेस्ट में तो एक्सीलरेशन भी जीरो होता है, पर मैंने समझा दिया कि एक्सीलरेशन ये वाला भी तो हो सकता है ना। तो आगे बचिए, ये तो एक पॉइंट मैंने समझाया, वैसे ही आपके वैसे जो है ना डिफरेंस में मैंने ये बात बता दी है। और अगर कोई भी जो है वो बॉडी स्टेशनरी पोजीशन यानी कि रेस्ट की हालत में है तो उसका इनर्शिया एग्जिस्ट करेगा। और नेक्स्ट वाला पॉइंट इसमें ये कहते हैं कि जो टाइप्स हैं फोर्स की, बेसिकली 5 टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद मैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद जो है मोमेंटम वो लीनियर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम है। और इनर्शिया 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स हैं इनर्शिया की, वो कौन कौन सी हैं, एक है जी इनर्शिया रेस्ट की हालत में, एक है जो है मोशन की हालत में और एक है डायरेक्शन वाला इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
उसके बाद फोर्स जो है वो कॉज होती है, वो कॉज बनती है, वो वजह बनती है किस चीज़ की, किसी भी बॉडी को रेस्ट में लाने की या किसी भी बॉडी को मूव करवाने की। जबकि इनर्शिया जो होता है वो किसी भी बॉडी की मोशन को रोकती है या जो है अगर किसी बॉडी को मूव कराना चाह रहे हैं तो उसको रोकेगी वो, अगर किसी बॉडी को मूव करती को रेस्ट में लाना चाह रहे हैं तो उस रेस्ट में लाने के लिए वो रेजिस्ट करेगी। और जो मोमेंटम है इसका भाईजान रेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका सारा काम है ही मोशन से। बच्चों अब आ जाते हैं न्यूटन्स के लॉज की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन, पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। A body continues its state of rest or uniform motion in straight line provided no net force acts on it। अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी, उसी स्टेट को कंटिन्यू करेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी, अगर नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर रही हो। और यही बात वैसे इनर्शिया भी कहता था, ये माइंड में रखना, आगे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं इधर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। वो कहते हैं दिस ए पार्ट ऑफ द लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स अनलेस समवन मूव्स देम। वो कह रहे हैं जो न्यूटन का फर्स्ट पार्ट है ना वो हमें समझ आता है। डेली लाइफ को हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उसको ऊपर जो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, और ये बात उनको समझ आती है। लेकिन वो अगली बात ये कहते हैं कि भाई जो सेकंड पार्ट है उसका हमारे पास वो फर्स्ट लॉ का वो ये है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अगर उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। वो कहते हैं कि डेली लाइफ में तो हमें ये फिनोमिना जो है, ये वाला जो यानी कि सेकंड पार्ट है लॉ का, ये तो देखने को नहीं मिलता है। हम देखते हैं कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है वो रुक जाती है। ऐसे ही है ना बच्चों, आप भी यही देखते हैं कि कोई भी बॉडी मूव करवाएं तो वो तो हमेशा मूव नहीं करती रहती है। तो उसको मैंने नीचे हाईलाइट किया है। वो कहते हैं इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। अगर किसी बॉडी को रोकने वाली चीज ना हो तो वो बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी, ये सच है। लेकिन हमारे पास जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है उसको दो तीन फोर्सेज, कम से कम दो तीन फोर्सेज जो है उसको रोक रही होती हैं। फर्स्ट तो उसकी फ्रिक्शन होती है, वो एयर फ्रिक्शन हो सकती है। उसके अलावा वो जो है हमारे पास वो जिसको हम कहेंगे अगर टायर पे कोई चीज़ अगर मूव कर रही है और टायर लगे हुए हैं उस चीज़ को, तो वो फ्रिक्शन होगी जो ज़मीन के और उसके टायर के दरमियान होगी। वो रोलिंग फ्रिक्शन हो सकती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकती है, किसी भी टाइप की फ्रिक्शन ज़रूर होती है। और कुछ फोर्स भी उसके ऊपर अमल कर रही होती है जिसकी वजह से कम ग्रेविटी तो एक्ट कर रही होगी ज़मीन के ऊपर रहते हुए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, या आप समझ लो कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अर्थ के ऊपर हैं तो हमारे पास किसी भी टाइप की फ्रिक्शन ना हो। तो किसी न किसी टाइप की फ्रिक्शन ज़रूर होगी। जब फ्रिक्शन ज़रूर होगी तो हमारे पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जो लास्ट पे एक पॉइंट लिखा उसने कहा था कि नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो ज़ीरो होनी चाहिए, वो कोई फोर्स ना हो, नेट फोर्स कोई भी एक्ट ना कर रही हो। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। इसलिए जब वो मोशन में है तो इसलिए वो रेस्ट में आ जाती है। तो बच्चों ये न्यूटन का सेकेंड लॉ भी ठीक है। वो ठीक कब है? जब नेट फोर्स जीरो हो। तो नेट फोर्स किसी भी हालत में जीरो होती नहीं है, कोई ना कोई फ्रिक्शन जरूर होती है। इस वजह से कोई भी बॉडी रेस्ट में आ जाती है मोशन के बाद। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है नेट फोर्स का, उसको देख लें कि नेट फोर्स क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पे है अ नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है, लेट कर लेते हैं, जो डायग्राम यही बॉडी है, इसके ऊपर यहाँ से एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है, इधर बहुत बड़ी एक फोर्स लग रही है, और एक छोटी सी फोर्स इधर से लग रही है। इन सब फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान के चलूं तो ये नेगेटिव होगी, इसको पॉजिटिव मान के चलूं ये नेगेटिव होगी। मैं लेट कर रहा हूं वैसे रैंडमली। बच्चों ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कैलकुलेशंस की हैं, ये तो फोर्स बहुत डिफरेंट तरीके से मेरे होती हैं। मैं यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 3 न्यूटन थी, ये भी 3 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है और ये वाली 5 न्यूटन है। हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो मैं इधर से शुरू कर देता हूँ, +5 +3, ये वाली जो ऊपर वाली है -3 हम रखेंगे उसको क्योंकि माइनस की डायरेक्शन में, और -2 सबको ऐड करेंगे ना तो +3 आंसर मिलेगा हमारे पास। और जो +3 है ये नेट फोर्स है, यानी कि हमने इन सब का क्या किया है, इन सब बॉडीज़ के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही थी उनका रिजल्टेंट निकाल लिया है। वैसे आप इसको वेक्टर सम भी बोल सकते हैं। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वो किसके इक्वल होता है? वो बेसिकली इक्वल होता है रिजल्टेंट के। तो हमारे पास ये बातें हो गई। अब एक मैंने छोटा सा पॉइंट यहाँ ये लिखा हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो समझो कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के लिए वो ठीक है। तो वेलोसिटी वाकई कांस्टेंट होती है। जब कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। लेकिन जब कोई चीज़ रेस्ट में है ना उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और जीरो को हम इस तरह से कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। बड़ी क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए बस इतना ही ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। वो कहते हैं यहाँ पे
कि सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने बोला था ना कि इनर्शिया भी यही कहता है कि रेस्ट है तो रेस्ट में रहे बॉडी, मोशन में तो मोशन में रहे, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी अगर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। दोनों तकरीबन मिलती जुलती बातें करते हैं, तो इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। कभी कभी बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आप कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने जस्ट इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया का लॉ कौन सा है? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वही इनर्शिया का लॉ है, तो आपने वही लिखना होता है। तो बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ना थोड़े से बड़े मज़ेदार एक दो एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लेते हैं। आपको प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जाम्पल देकर समझाते हैं इनर्शिया की जो है कॉन्सेप्ट, यानी कि इनर्शिया कह लो, लॉ ऑफ इनर्शिया, या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कह लो। तो वो कहते हैं, पहले मैं ये वाला रीड कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। अचानक से ब्रेक लगाओ तो भाई पैसेंजर्स आगे की तरफ उनको धचका लगता है, आगे की तरफ वो गिरते हैं, ये बात तो सच है। तो ऐसा लग रहा है पीछे से किसी ने धक्का दिया है और सारे आगे की तरफ फॉल होने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? It is because the upper part of their bodies tend to continue their motion, while lower part of their body in contact with the bus stop with it. Hence therefore, अच्छा बच्चों ये मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब हम ना एक बस में होते हैं ना, तो हमारे जो पाँव होते हैं ना वो बस के साथ टच हुए होते हैं, और जो अपर बॉडी होती है वो तो नहीं, सिर्फ पाँव ही टच है ना बस के साथ। तो बस ने अचानक से, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई और बस ने अचानक से रुक जाना है। तो जैसे बस रुकी तो आपके पाँव भी बस के साथ रुक गए, पर जो आपका अपर बॉडी वाला हिस्सा, अपर बॉडी है जो आपकी, वो इनर्शिया की वजह से पहले मोशन में थी ना, इनर्शिया की वजह से वो मोशन में ही रहना चाहेगी। और जब वो नीचे वाली बॉडी रुक गई है, पाँव रुक गए हैं, और ऊपर वाली बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है, मूव करना चाह रही है, तो होगा क्या कि आपकी जो अपर बॉडी है वो आगे की तरफ चली जाएगी, पाँव पीछे रह जाएंगे, तो आप अनबैलेंस हो जाएंगे और आप गिर जाएंगे, या आपको गिरने के चांसेस हो जाएंगे। आप बड़ी मुश्किल से बचेंगे, किसी चीज़ की सपोर्ट से बचेंगे। वरना ये बात सच है कि आप किसी भी बस के सेंटर में खड़े हो, सीट पर ना बैठे हो, खड़े हों, और बस अच्छी खासी स्पीड से चल रही हो, अचानक से ब्रेक लगाएं तो आप जो है इंशाल्लाह ड्राइवर के पास गिरे हुए मिलेंगे। खैर बच्चों, एक और इस तरफ वो कह रहे हैं, एक और जो है डू यू नो में, जी बताएं क्या हम जानते हैं कि नहीं, हम देखते हैं अभी। वो ये कहते हैं कि व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, मतलब बहुत तेज़ी से बस जो है ना वो एक मोड़ लेती है, मोड़ काटती है आप कह लो। पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड। अच्छा बच्चों, ये बस ऐसे सीधी जा रही थी, ये मैं समझाता हूँ आपको कि बस ऐसे जा रही थी सीधी इस डायरेक्शन में, सही है। तो बस ने अचानक से यूं मोड़ काट लिया, यानी कि तेज़ी से जब यूं इसने टर्न लिया तो सारे पैसेंजर्स तो यूं जाना चाह रहे थे ना अपनी स्ट्रेट लाइन में, पर ये सर्कुलर मोशन में आ गई, मतलब इसने टर्न ले लिया, आप ऐसे समझे, इसने जैसे बस ने टर्न लिया है तो पैसेंजर्स उस तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सीधी लाइन में जाना चाह रहे थे ना, उनकी मोशन वो वाली होनी चाहिए थी। इसको मैंने आगे एक और कॉन्सेप्ट में भी समझाया है, तो आप बेफिक्र रहें, इसकी समझ आपको आ जाएगी। मैंने एक और जो है ना वो जो रोड बनाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि रोड को बनाया जाता है, उसका जो अपर साइड होती है ना उसको थोड़ा सा ना ऊंचा रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है उसकी साइंस भी बताऊंगा मैं आपको, और उसी में ये भी कवर हो जाएगा दोबारा से। तो बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। पहले वाले में नेट फोर्स बच्चों क्या थी? पहले वाले में नेट फोर्स बेसिकली हमारे पास जीरो थी, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी बॉडी के ऊपर, यहाँ पर कर रही है। सिचुएशन ही ये है कि नेट फोर्स एक्ट कर रही है, तो क्या करें? हम नहीं करेंगे बेसिकली, तो बॉडी क्या करेगी वो ये इसमें मतलब डिफाइन किया गया। वो कहते हैं व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी वो कहते हैं इट प्रोड्यूसेस एक्सिलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। भाई जैसे ही किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी उसमें एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो जो एक्सिलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अगर इधर फोर्स लग रही है, एफ इधर है, तो एक्सिलरेशन भी इधर ही है। नेक्स्ट वो कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। ओके, ये लिखा हुआ यहाँ पे। वो कह रहे हैं एक्सिलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? नेट फोर्स के। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बॉडी एंड नेट फोर्स हो गया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द इट्स मैस, और मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हुआ है फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स लगाने की वजह से, नेट फोर्स कह लो, नेट फोर्स लगाने की वजह से जो एक्सिलरेशन उस फोर्स की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो बेसिकली वैल्यू आएगी ना हमारे पास, उसको जब काउंट करें, उसको जो कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो
बेसिकली हम जब उसका रिलेशन फाइंड करेंगे, असल बात हो रही है रिलेशन की, तो वो फोर्स के डायरेक्टली होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा, लेकिन मैस के इन्वर्सली होगा, जितना मैस ज़्यादा एक्सेलरेशन कम, और जितना मैस कम एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो उसने मैथमेटिकल फॉर्म में स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एक्सेलरेशन के दोनों को इक्वल कर लिया, दोनों को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, यानी कि F को और M को, और उसके बाद वो जो है हमारे पास M उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर M उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो F इज इक्वल टू डायरेक्टली या इन्वर्सली जो भी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है MA बन जाएगा। तो उसने F पहले लिख दिया, MA बाद में लिख दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो F प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और MA यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब वो कहते हैं पुटिंग के एज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। याद रखिएगा बच्चों, जब भी इस ये जो है ना प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, इसको खत्म करके हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं ना, इक्वल लगाते हैं इसकी जगह पे, तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है हमेशा हर केस के अंदर। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है वो K आया है, सही है। और वो आगे कहते हैं इन SI यूनिट्स, वो कहते हैं इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ K कम्स आउट टू बी 1। तो अगर मतलब वो जो है, अगर K आप 1 रखो तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वही रहती है वो। तो इसलिए जब K इससे मल्टीप्लाई होगा तो MA ही रह जाएगा पीछे, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लो इसको तो आंसर वही आ जाएगा, सही है। तो F इज इक्वल टू MA, बेसिकली ये भी एक स्टेटमेंट बनती है किस चीज़ की, न्यूटन के सेकंड लॉ की। और इसमें कंडीशन है कि M कांस्टेंट होता है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, इसको यहाँ पे अभी कुछ नहीं करो। उसके बाद कहते हैं कि SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, ये न्यूटन है, बिल्कुल ठीक है। जिसको इंटरेस्ट हो वो इस कंडीशन के बारे में पढ़ सकता है, ये आपकी लेवल पे नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है कि जिस बच्चे को इंटरेस्ट हो वो खुद इसके बारे में फर्दर जाने। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन की 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या है, वो कहते हैं 1 न्यूटन is the force that produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of mass 1 kg। अगर किसी बॉडी का 1 kg 1 किलोग्राम, अगर किसी बॉडी का 1 किलोग्राम मैस है और उसमें एक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है कोई फोर्स, तो वो फोर्स 1 न्यूटन है। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स एक बॉडी के अंदर जिसका मैस 1 kg है, 1 kg है, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो नीचे उसने लिखा भी हुआ है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू मैस था ना, उसका ऐसा यूनिट kg, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इकट्ठा करके लिखो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट भी हम पढ़ चुके हैं, ये फोर्स का ऐसा यूनिट है। बेसिकली फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और न्यूटन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं बात वहाँ पे कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल निकल के आती है बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। वो कहते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड करें दैट इज प्रोड्यूस बाय द फोर्स कितनी है 20 न्यूटन की, और मैस कितना 8 kg। तो मैस 8 kg है, फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। F इक्वल टू MA का फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ पे 8 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाना है, हमारे पास 20 डिवाइड बाई 8 न्यूटन आ जाएगा, 20 न्यूटन डिवाइड बाय 8 kg आ जाएगा। जब इनकी कटिंग करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। एक और एग्जांपल है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। वो कहते हैं कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक 5 kg की जो है मैस की बॉडी है और उसमें एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कहते हैं व्हेन एक्सेलरेशन व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मैस 8 kg। अगर 8 kg की बॉडी मतलब मैस चेंज कर दिया जाए, जो एक्सेलरेशन चेंज होगा वो बताओ कितना चेंज होगा। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास 3 चीज़ें दी हैं, एक मैस, दूसरा मैस, एक एक्सेलरेशन, दूसरा एक्सेलरेशन हमने निकालना है। तो कहते हैं F इक्वल टू MA हमें पता ही है, तो F इक्वल टू A1 M1 A1, इधर M2 A2। तो इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल हैं, अगर दोनों चीज़ F की इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई उन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद कि M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास जो है आंसर निकल आएगा। ये 8 kg उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और एक्सेलरेशन A2 आ जाएगा हमारे पास 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों तीसरी एग्जांपल आती है। जो कहते हैं कि एक साइकिलिस्ट है, वो 40 kg एग्जर्ट करता है, 40 kg मैस है बेसिकली साइकिलिस्ट का, और वो 200 न्यूटन की जो है ना वो फोर्स एग्जर्ट करता है एक साइकिल को मूव कराने के लिए, और जब मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो फिर वो कहते हैं कि हाउ मच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। अब रोड और टायर के दरमियान कितनी फ्रिक्शन है ये बतानी है। इसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, फोर्स वाला ही लगेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैस दे दिया उसने, हमारे 40 kg था, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, फोर्स जो थी हमारे पास जो उसने लगाई थी उसको नेट फोर्स बोल रहे हैं आप, वो थी 200 न्यूटन की। तो वो कहते हैं कि नेट फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। ये कौन सी फोर्स है भाई,
जो कहते हैं एक्सर्ट करता है। अच्छा, नेट फोर्स मतलब उसमें फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा ना, तब नेट फोर्स निकलेगी। ओके ठीक है सही है। तो ये वो फोर्स है जो उसने एक्सर्ट की है, नेट फोर्स नहीं है ये। नेट फोर्स तो प्लस माइनस करने के बाद आती है। हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेज हो गई हैं, एक वो साइक्लिस्ट लगा रहा है और एक वो जो फ्रिक्शन की है। दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट फोर्स निकल आएगी। तो ये नेट फोर्स नहीं है ये। ओके, ये आप समझो कि अप्लाइड फोर्स है। ये इसके लिए सही वर्ड क्या होगा कि ये अप्लाइड फोर्स है। नेक्स्ट बच्चों, नेट फोर्स हमें फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला ये जो है हमारे पास F = ma है, तो हम उसको यूज़ करते हैं फॉर्मूले को, तो 120 न्यूटन निकल आती है हमारे पास। तो हमारे पास नेट फोर्स का एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, मैंने हाईलाइट भी किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इस एग्जाम्पल में यूज़ हुआ, वैसे तो ये और कहीं तो मैंने इसको नहीं देखा इस पूरे चैप्टर में, पर इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट ही होती है, चाहे यूज़ हो या ना हो, मतलब बोर्ड में आए ना आए, क्वेश्चन उससे हो या ना हो। नेक्स्ट कहते हैं नेट फोर्स = होती है अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप अप्लाइड फोर्स में से, अप्लाइड फोर्स 20 नहीं थी, 200 न्यूटन थी, वो थी 200 न्यूटन अप्लाइड फोर्स थी, उसमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल दो तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। हमने तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास दूसरी दो फ्रिक्शंस की वो दूसरी फोर्सेज है, नेट फोर्स भी है, अप्लाइड फोर्स भी है। तो नेट फोर्स हमारे पास 120 है, अप्लाइड 200 है। 200 से जो है ना 120 इधर आके हो जाएगा जी माइनस, और ये जो F इधर माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो F = 80 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। या आप इसको ऐसे कर लो, इस स्टेप को आप ऐसे लिख लो कि 120 न्यूटन माइनस 200 न्यूटन = माइनस F। इधर से आंसर आएगा -80 न्यूटन = माइनस F। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गए, हमारे पास F = प्लस का 80 आ जाएगा। सही है, अभी उस दोनों तरह से ठीक है बात। बच्चों मज़ेदार कॉन्सेप्ट आ गया एक, वो है मैस का और वेट का। बच्चों आपने वैसे तो ये डिफरेंस हर बंदा ही कराता है, टीचर ही कराता है, पर मैंने इसके थोड़े ज़्यादा डिफरेंस भी लिखे हुए हैं, आपको लेफ्ट साइड पे नज़र भी आ रहे होंगे, अलग से मैंने डायग्राम ऐड की हुई है। पर पहले तो थोड़ा इसका ना बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर उनकी तरफ आते हैं कि वो डिफरेंस क्या, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा उन डिफरेंसेस को। वो कहते हैं मैस ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। जो एक मैस है वो बॉडी के जो अंदर मैटर की अमाउंट है ना उसके इक्वल है। इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है और प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी डायरेक्शन भी नहीं होती क्योंकि स्केलर है। इट इज मेजर्ड बाय द कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस को यूज करते हुए 1 kg 2 kg 3 kg मैस हम इस तरह से फाइंड करते हैं। दूसरी तरफ जो वेट है, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। एक बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, इसको अर्थ ने अट्रैक्ट करना है ग्रेविटी से, तो जो इसका वेट है वो इस पर डिपेंड करेगा, इसके इक्वल होगा जिससे उसको खींच रही होगी। ये वैसे बाद में मैं आपको बताता हूँ, इसका एक रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, लेकिन वेट का लेना देना ग्रेविटी के साथ है, अर्थ की अट्रैक्शन के साथ है, ये यहाँ पे याद रखें। जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी बॉडी को, वो क्या है, वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा उसका वेट, ये याद रखिएगा। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। मैंने कहा था ना जी पर डिपेंड करती है ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि सिर्फ जी पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है फोर्स पे, और फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, है ना। तो इस तरह ये मैं बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकें। ये जो है आगे मैंने इसके रिलेशंस लिखे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आगे चलते हैं फिलहाल के लिए। ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, सही है। अब हमारे पास और एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो है ना प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, हाइट पे कम होता है, और जैसे जैसे आप ज़मीन के पास रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 10 आपकी बुक में, और अगर ज़्यादा प्रिसाइजली बोलो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सीलरेशन के इसके यूनिट होते हैं, एक्सीलरेशन है ये, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। लास्ट टॉपिक में हम यानी कि जो काइनेमेटिक्स वाली वीडियो थी उसमें हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी कर चुके हैं। बच्चों अब आते हैं डिफरेंस के ऊपर। पहले नंबर पर मैस को m से रिप्रेजेंट किया जाता है और वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, एक डिफरेंस। दूसरा अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, वो वेट वो मैस कहलाती है, और फोर्स कहते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन आ मैस ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी मैस के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है, जो फोर्स लग रही है, बेसिकली फोर्स जो लग रही है वो हमारे पास वेट होता है। मैस इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मैस बेसिकली अमाउंट ऑफ मैस क्या होगी, वो इनर्शिया की इक्वल होगी। यहाँ पे बेसिकली वो वेट जो है, जो वजन है, वो मेजर ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट कहते हैं मैस हर जगह पर सेम रहता है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से वेट वेरी करता है, चेंज होता है। और जो ऐसा यूनिट है उसका केजी है मैस का, जबकि ऐसा यूनिट जो, क्योंकि वेट एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो ये भी एक न्यूटन है। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने लगा हूँ यहाँ पे आपको, बस ये 2-3 डिफरेंस और देख लें। वो कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेट की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और जब जमीन अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ तो वो ग्रेविटी वाली डायरेक्शन होगी ना। ओके, नेक्स्ट कहते हैं यानी कि नीचे की तरफ होगी, वो जमीन की तरफ होगी, टुवर्ड्स द अर्थ होगी। वो कहते हैं मैस इक्वल होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये आप आगे फिजिक्स के एक चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों कि मैस इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर न्यूटन के सेकंड लॉ की बात की जाए, उसको थोड़ा अरेंज करके लिखा जाए, मैस के लिए निकाली जाए, तो वो F/A भी निकल सकती है उसकी वैल्यू।
सही है। जब राइट साइड पे आते हैं हम, वो कहते हैं वेट इक्वल होता है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। कौन से वाला? ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन, जी यानी कि स्मॉल जी, और डब्ल्यू इक्वल टू एम जी मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बच्चों अब गौर से सुनो, मैस और मैं वेट का एक छोटा सा रिलेशन बताता हूँ आपको। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू होता है हमारे पास ma, सेकेंड न्यूटन का लॉ है ये, तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है बेसिकली। अब हमने कहा है यहाँ पे जो फोर्स है वो किसकी वजह से है? यहाँ पे फोर्स को हमने बोला है कि वो ग्रेविटी की वजह से है, सही है। और जो फोर्स एक्सर्ट की जाएगी ग्रेविटी की वजह से, उसको हमने वेट W बोला है। तो रिलेशन आ गया W इज इक्वल टू mg। अब मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि W इज इक्वल टू m इंटू 10, जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे 10 होती है, तो W हमारे पास आ गया 10m। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। अगर एक बंदे का वजन है 50 किलोग्राम, सही है, ये गिवन डेटा में मैं चीज़ ले रहा हूँ कि एक बंदा 50 किलो का है, सही है। अब वो उसको ज़मीन उस पर कितनी फोर्स लगा रही होगी ना, उसका वजन कितना, छोड़े उसको, आप ये सोचें कि उसका वजन कितना होगा, वजन की बात करते हैं हम। तो W निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू 50, तो उसका 500 न्यूटन वजन है बच्चों। उसका वजन कितना है? 500 न्यूटन, लेकिन मैस कितना है? 50 kg। इसी तरह से हमारे पास और भी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो की जा सकती हैं। यानी कि अब आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपके लिए मैस के और वेट के मीनिंग अलग अलग होने चाहिए। मैं तकरीबन कोई 10 डिफरेंस करवा चुका हूं आपको, किस किस के? मैस के और वेट के। तो अब नेक्स्ट टाइम आप मैस और वेट इन दोनों को एक दूसरे से मिक्स ना कीजिएगा फिजिक्स की हद तक, ठीक है। लेकिन एक और मज़ेदार आपको चीज़ बताता हूं मैं यहाँ पे, ताकि और अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाएं। अब वो क्या है वो गौर से सुने। देखें, हमारे पास जो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी चेंज होती है जगह को चेंज करने से, याद रखिएगा। यानी कि स्पेस में अर्थ के रिस्पेक्ट से कोई ग्रेविटी नहीं है, जीरो ग्रेविटी है। अर्थ की ग्रेविटी स्पेस में नहीं लग रही होती है। इसी तरह से मून पर जो अपनी ग्रेविटी है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अर्थ पे हमने अभी काउंट किया था, काउंट नहीं किया था मतलब हमने उसको यूज़ किया था, वो थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक वजन, एक जो है ना मतलब वजन हम निकालेंगे एक बॉडी का, लेकिन उसका मैस 10 kg है। तो जो 10 kg मैस है ना, आप गौर से देखें, जो 10 kg है वो अर्थ पे भी 10 kg ही है, ऐसे ही है। और वो हमारे पास मैस जो है, सॉरी ये मैं ओके, जो वो मैस है ना बच्चों, वो मून पे, चांद पे भी 10 kg ही है। और वो जो मैस है हमारे पास वो स्पेस में भी 10 kg ही है। अब जो अर्थ पे ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन मून पे 1.5 है, और स्पेस पे तो ग्रेविटी है ही नहीं। तो बच्चों इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखें, और जब हम mg वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तीनों पे, तो हमारे पास आप देख लें कि कितना डिफरेंट मैस निकल के वेट निकल के आ रहा है, ठीक है। मैस सबका सेम, यानी कि एक बॉडी का 10 kg मैस अर्थ पे भी होगा, मून पे भी होगा, स्पेस पे भी होगा। ग्रेविटी चेंज होने की वजह से उसका वेट चेंज हो जाएगा। उसी चीज़ का वेट अर्थ पे 100 न्यूटन है, चांद पे जाएं तो 16 न्यूटन है, और अगर आप स्पेस में चले जाएं तो 0 न्यूटन है। तो बच्चों अब आपके लिए एक छोटी सी वो है एक्टिविटी है, आप इसको समझ लें कि आपके लिए क्वेश्चन है कि अपना जो है ना, अपना यहाँ पे जो है मैस, अपना जो भी आपका है 40 kg है, 50 है, 60 है, अपना यहाँ पे मैस लिखें, उसके बाद यहाँ पे अपना वेट निकालें, सही है, जो भी आपका वेट है। और फिर अपना वेट निकालना है आपने चांद पर, मून पर भी आपने अपना वेट निकालना है। ये आपकी अपनी एक्टिविटी है, आप करें इसको, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। और W = mg हम फॉर्मूले की बात कर चुके हैं, कहते हैं वेट इज़ द फोर्स, दस द वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसे यूनिट न्यूटन है, और जो कि फोर्स के ही जैसा यूनिट है, बिल्कुल ठीक है। वेट इज़ मेजर्ड इन द, अच्छा ये याद रखिएगा, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है वेट को। एक और डिफरेंस, बीम बैलेंस से किसको मेजर किया जाता था? मैस को, और स्प्रिंग बैलेंस से वेट को। अब ये आपने याद रखना है। न्यूटन का थर्ड लॉ बच्चों, अब हम इसकी बात करेंगे। न्यूटन का तीसरा कानून, वो कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। ये एक एक्शन है, इसका एक रिएक्शन होगा। कंडीशन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, और मैग्नीट्यूड में वो सेम होगा, सही है, इक्वल होगा। अगर ये मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके रिजल्ट में 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अगर ये मैं लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल
वेस्ट की तरफ, तो जो रिएक्शन होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। इस तरह से अगर ये मैं लगा रहा हूँ ये यानी कि राइट वाली साइड पे, तो रिएक्शन होगा लेफ्ट वाली साइड पे। ये बच्चों मोटी मोटी सी जो है ना इसकी जो है समझ आने वाली बात है। अब फॉर एग्जांपल जो ये बलून है, जो गुब्बारा है, ये क्यों उड़ता है? ये इसलिए उड़ता है कि उसके अंदर हवा है, हवा प्रेशर से बाहर आती है, सही है, और वो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगाती है, और फिर एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगाता है, तो वो बलून ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ये किसी भी तरफ, जिस भी डायरेक्शन में होगा वो उड़ जाएगा, सही है। अगर वो उसके अंदर हीलियम गैस होगी, हीलियम होगी या हाइड्रोजन गैस होगी, सही है, तो वो क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, क्योंकि दोनों बहुत हल्की गैसेज हैं। और अगर दूसरी कोई गैस आपने मुंह से हवा भरी है जिसमें मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है ज़्यादा अमाउंट में, और क्योंकि हमारे जो मुंह से निकलती है उस हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पर आप नाइट्रोजन वगैरह कंसिडर कर लें, तो फिर वो भारी बन जाएगा गुब्बारा, तो वो उड़ेगा तो नहीं, आसमान में नहीं जाएगा, पर वो मूव ज़रूर करेगा। जैसे ही किसी भी गुब्बारे में से हवा निकलती है ना, वो मोशन में ज़रूर आ जाता है। इतना याद रखें, मोशन में क्यों आता है? क्योंकि वो बाहर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाता है, बाहर की हवा की तरफ, और बाहर की हवा उसके ऊपर एटमॉस्फेयर जो है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाता है, और फिर वो उस जिस डायरेक्शन में वो एक्शन करता है उसी डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो फिर वो उसी रिएक्शन के जो है ना उसमें रिएक्शन की वजह से वो क्या करता है? मूव करता है। अब वो कहते हैं एक्शन इज ऑलवेज, वो कहते हैं अकम्पेन्ड बाय अ रिएक्शन फोर्स एंड द टू फोर्सेज मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट। नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जिसको मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी किया है ताकि मैं इसको मिस ना कर दूं, मुझे पता चले कि कोई अलग बात हो रही है। हमने ये तो पढ़ लिया कि एक एक्शन होता है, हमेशा उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है कि इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये तो हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब आप फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अगर मैं उसमें कहूँ कि एक बॉडी है, ऐसे ये बॉडी है, इस पर इधर से फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, इधर से भी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, इसको मैं प्लस मान के चल रहा हूँ, इसको मैं माइनस मान के चल रहा हूँ, तो हमारे पास नेट फोर्स बच्चों, जो नेट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी? 10 माइनस 10 0। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इतनी बात समझ आती है? ये वो बॉडी थी। इस बॉडी पे मैं एक और कहता हूँ कि इधर से भी जो है ना 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर का प्लस 10 न्यूटन ले लेता हूँ मैं, इधर का माइनस 10 न्यूटन, तो ये भी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। कहने का मतलब ये है, एक बॉडी के ऊपर अगर इक्वल फोर्स लग रही हैं किसी भी दो ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। यानी कि मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ कि 10 माइनस 10, ताकि आपको सही समझ आ जाए, 10 माइनस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों गौर से सुनो, अब हम आ रहे थे न्यूटन के थर्ड लॉ पे। ये थी फोर्स की बात। मैं वहाँ जो है मैंने इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी मैंने कर दिया है कि ये इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही थी। अब आ रहे थे हम न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, भाई गौर से सुने, कि एक एक्शन होता है, मैं इसी बॉडी के ऊपर लेट करके चलता हूँ, ये बॉडी मैंने उठा के यहाँ पे रखी है दोबारा से, और अब मैं इसके ऊपर जो है ना बात कर रहा हूँ, ये एक मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, सही है। अब वो कहते ये हैं, इधर मेरा ये हाथ है, मैं हैंड से इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये याद रखिएगा, सही है। मैं इसको हाथ से मूव करवा रहा हूँ, मैंने फोर्स लगाई इस पर इस दफ़ा 10 न्यूटन की, तो ये भी तो मेरे पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। ऐसे ही है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप इसको मान के चल रहे हैं पॉजिटिव, इसको मान के चलें नेगेटिव, ऐसे ही है ना। तो भाई ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे और ये बॉडी मूव ना करे, इस तरह होना चाहिए। या फिर मैं कहता हूँ कि आप कहते नहीं जी फोर्स कम थी, मैं कहता हूँ ऐसा कर लेते हैं कि मैं एक इधर लगा देता हूँ, एक इसके इधर 110 न्यूटन की फोर्स लगा देता हूँ मैं, अभी भी इनको कैंसिल करना चाहिए। 1,00,000 न्यूटन की फोर्स लगाऊँ तब भी इनको कैंसिल करना चाहिए और बॉडी को मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में रियलिटी ये है कि जब न्यूटन के थर्ड लॉ से हम डील करते हैं तो बेसिकली जो एक्शन है ना वो बॉडी के ऊपर है, रिएक्शन हैंड के ऊपर है। याद रखिएगा, जो रिएक्शन हो रहा है वो हमारे हाथ पे हो रहा है और जो एक्शन है वो बॉडी के ऊपर हो रहा है। और जो नीचे वाला केस था फोर्स में, उसमें एक्शन और रिएक्शन अगर आप उसको मान के चल रहे हैं, हालांकि वो एक्शन और रिएक्शन है नहीं है, पर आप उनको एक कंसिडर कर रहे हैं कि देखें ऑपोजिट है, इक्वल डायरेक्शन है, तो वो सेम के ऊपर है ना, एक बॉडी के ऊपर है। अगर सेम बॉडी के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाओगे तो वो इफेक्ट को कैंसिल करेगी और उस केस में नेट फोर्स 0 आएगी। लेकिन जब न्यूटन का थर्ड लॉ है तो उसके अंदर बॉडी डिफरेंट है, एक्शन किसी और बॉडी के ऊपर है, रिएक्शन किसी और बॉडी के ऊपर है। तो इस वजह से एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो तो ऑपोजिट होती हैं, इक्वल भी होती है उनकी मैग्नीट्यूड, बट चूंकि बॉडी डिफरेंट हो गई हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते हैं। इस केस में बॉडी मूव करेगी। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बुक है ना, बुक ने तो अपना एक्शन नीचे की तरफ रखना, यानी कि नीचे की तरफ ऐसे
इसका वेट नीचे की तरफ आएगा, तो रिएक्शन किस तरफ होना है, ऊपर की तरफ होना है। तो ये जो बेसिकली इस बुक के एग्जाम्पल में एक्शन जो है ना वो टेबल के ऊपर है, और टेबल ने रिएक्शन किसके ऊपर लगाना, बुक के ऊपर। तो दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्शन और रिएक्शन हो गए यहाँ पे। इसी तरह से जो बलून वाली एग्जाम्पल थी उसमें जो एक्शन था ना बेसिकली वो बलून की तरफ से था एटमॉस्फेयर पे, हवा पे, इधर वाली एयर पे था, ये एक्शन था इसके ऊपर। लेकिन बलून के ऊपर क्या था, बलून के ऊपर रिएक्शन था। तो दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्शन और रिएक्शन हो रहा होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वो कहते हैं व्हेन द बलून इज सेट फ्री द एयर इनसाइड इट रशेज आउट एंड द बलून मूव्स फॉरवर्ड। ये मैं बता चुका हूँ ये वाली बात। तो आगे वो कहते हैं इन दिस एग्जाम्पल द एक्शन इज, हाँ तो ठीक है, ये मैं बात कर चुका हूँ इसके ऊपर। नेक्स्ट वो कहते हैं अ रॉकेट मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। हाँ, जो रॉकेट होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे मूव करता है, यानी कि उसमें बहुत सी यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा हिस्सा रॉकेट का, एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस जो है ना वो भरी होती हैं, फ्यूल बोलो, गैसेस नहीं बोलो, फ्यूल बोलो। उसमें होता है, उसमें क्या है, फ्यूल होता है। तो जब वो जलता है तो गैसेस बनती हैं, और वो जो गैसेस बनती हैं वो बहुत ही स्पीडली, बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर की तरफ निकलती हैं इधर से। और वो प्रेशर से बाहर निकलती हैं, किसके ऊपर प्रेशर लगाती हैं, हवा पे, एटमॉस्फेयर पे, और फिर वो उसके बदले में उसके ऊपर प्रेशर जो है रिएक्शन लगाता है एटमॉस्फेयर, और वो जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो इस तरह से ये, और बड़ी स्पीड से मूव करता है। इस तरह से रॉकेट भी सेम प्रिंसिपल पर, न्यूटन के थर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे होते हैं, टेक ऑफ कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं स्पेस के अंदर। एक छोटी सी उन्होंने जो है हमसे क्विक क्विज के नाम पे 3 क्वेश्चन किए हैं, देख लेते हैं क्या है वो। कहते हैं हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट अ बुक फ्रॉम फॉलिंग। गिराने से जो बुक के गिरने से हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। उस जो बुक का वेट है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा, उसके इक्वल भी कह सकते हो आप, या उससे ज़्यादा, उससे जितनी मर्जी ज़्यादा हो फिर तो बुक गिरेगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉरी हम इधर थे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इज़ एक्शन। जो बुक लगाएगी वो जो है ना एक्शन होगा, बुक जो नीचे लगाएगी यानी कि वो वेट के इक्वल जो होगा वो एक्शन होगा, और जब हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, जो हम फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ, वो रिएक्शन होगा हमारा। अगर तो एक्शन और रिएक्शन बराबर है तो बुक नहीं गिरेगी, और अगर जो हमारा रिएक्शन है, बेसिकली रिएक्शन को साइड पर रखें, अगर जो हमारी फोर्स है वो ज़्यादा होगी तब भी बुक नहीं गिरेगी, बराबर हो तब भी नहीं गिरेगी, ज़्यादा होगी तब भी नहीं गिरेगी, कम होगी नीचे वाली फोर्स तो बुक ऊपर से नीचे गिर जाएगी। नेक्स्ट हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, मैं दूसरी एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर एक मतलब 100 किलो का तोड़ा आपके ऊपर अचानक से हाथ पे रख दिया जाए तो आपके हाथ उसको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आपकी फोर्स कम है। उस वो जो बोरी है जो 100 जो है केजी की है, अगर हम उसका वेट निकालेंगे जो 1000 न्यूटन बनेगा, जो 1000 न्यूटन की जो वेट वाली बोरी है उसको हम हाथ से अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो हमारी फोर्स कम है, उसका वेट ज़्यादा है तो वो नीचे गिर जाएगी। अगर हम 5-6 लोग मिल जाते हैं और हमारी जो फोर्स है वो ज़्यादा बन जाती है, और हमारी वो जो फोर्स है वो 1000 न्यूटन से ज़्यादा बन जाती है, जो उस बॉडी का वेट है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसको रोक पाएंगे। सिंपल सी बात, अगर उसके इक्वल हो जाए तब भी रोक पाएंगे। फिर वो कहते हैं इज देयर एनी रिएक्शन, इफ यस देन व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। भाई जो नीचे की तरफ अगर आ रही है ना, यानी कि गिर, कोई भी चीज़ जो फॉलिंग का वर्ड आ जाएगा ना वो नीचे की तरफ गिरती है, और उसकी डायरेक्शन होती है ग्रेविटी, डाउनवर्ड होती है। सही है, अगर एक्शन डाउनवर्ड है तो रिएक्शन अपवर्ड है। अगर कोई बुक नीचे की तरफ गिर रही है तो जो उसका रिएक्शन होगा उसके ऑपोजिट वो ऊपर की तरफ होगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट हो गया, हमने ये तीनों क्वेश्चंस कर लिए। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली फोर्स और मोमेंटम के रिलेशन के बारे में। अब वो क्या है, वो कहते हैं कंसिडर करें एक बॉडी है, मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी vi है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से एक्सीलरेशन a प्रोड्यूस होता है, और फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, उसको बाद में हम vf बोलेंगे, तो हम उसकी जो है ना फाइनल वेलोसिटी को vf बोल देते हैं। इफ़ pi यानी कि इनिशियल जो है वो मोमेंटम pi है और फाइनल मोमेंटम p जो है f है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि बॉडी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली। देन हम उसके बारे में बात करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। अभी हम उनको देखें, ये इसका समझ लें कि बेसिक बातें हो गई हैं। वो कहते हैं इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम हो गया ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली। हाँ ठीक है, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है, P = mv, हमने 2-3 दफ़ा पढ़ा भी था। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि हम मोमेंटम का टॉपिक पढ़ चुके हैं तो हमें पता है। अब अगर इनिशियल जो है ना वेलोसिटी है तो इनिशियली मोमेंटम है, अगर फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनली मोमेंटम है, तो Pi = mvi आ जाएगा और जो Pf = mvf हो जाएगा। अब हमारे पास
चेंज इन मोमेंटम किसकी इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो हमारे पास पी एफ माइनस पी आई आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमने क्या करना है दोनों में, अब दोनों को हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि टी से डिवाइड करा दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब इतनी इधर कर लो, रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिवाइड बाय टाइम। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब जब मैंने इसको सोल्व करना है, टी से डिवाइड कराना है सबको, तो दोनों तरफ करा दिया। इनमें से जो है हमारे पास m आ गया जी कॉमन। जब m कॉमन आया तो अंदर बच गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। ये तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी है ये तो। चेंज इन वेलोसिटी है ना, जो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, जैसे वी एफ माइनस वी आई निकालेंगे ना हम, तो इसको कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। ये है डेल्टा वी। जब हम डेल्टा वी को डिवाइड कराएंगे ना टाइम के साथ, डेल्टा वी डिवाइड बाय जब टाइम होगा तो इसको एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो ये तो बेसिकली एक्सेलेरेशन लिखा हुआ है और आपने काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में एक्सेलेरेशन को डिटेल में पढ़ा है, उसका फॉर्मूला भी आपने देखा है, तो ये वही फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए अब। तो ओके, अब हम उसकी जगह पे ए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे m था, m के साथ ही सारी वैल्यू किसकी, a की। यहाँ तक आ गए हम कि पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू एम ए। यहाँ तक आ गए हम। अब हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, वो कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए। भाई न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है ना कि जो फोर्स है वो इक्वल है किसके, m और a के। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। अगर न्यूटन के सेकंड लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो एम ए की जगह पे फोर्स आ सकती है, ऐसे ही है ना बच्चों। तो एम ए की जगह पे मैंने ये एम ए था ना, इसकी जगह पे अगले स्टेप पे मैंने एफ फोर्स लिख दी है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है कि पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एफ। और पी एफ माइनस पी आई क्या होगा, मैंने बताया अगर फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें ना हम, फाइनल में से इनिशियल को निकालने से चेंज निकलता है। तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। ये एक नई स्टेटमेंट बन गई है न्यूटन के थर्ड लॉ की, और वो क्या है मैं वो बेसिकली अभी आपको रीड करके बता देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। हाँ, वो कहते हैं कि when a force acts on a body it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। एक तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और जो वो फोर्स होगी वो किसकी इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम डिफाइंड इन इक्वेशन 3.14 इज द न्यूटन सेकंड। ये मैं लिख चुका था डिफरेंस में, और वो जो सेम होता है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड का जी, ठीक है। तो ये बातें मैं डिफरेंस में बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये हमने जो है ना, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेसिकली आंसर आ जाएगा। किसी भी जो है ना आगे जो है ना इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास एक एग्जांपल है, उनका आंसर आएगा। तो हमारे पास जो थर्ड जो है ना उसका न्यूटन का लॉ, उसके नहीं थर्ड लॉ नहीं है बच्चों, ये सेकंड लॉ, सॉरी अगर मैं थर्ड लॉ बोलता जा रहा हूँ तो थर्ड नहीं है, सेकंड लॉ है। और न्यूटन के सेकंड लॉ की जो है ना ये स्टेटमेंट भी बन सकती है। अब आगे हमारे पास आ जाती है एग्जांपल, उसमें मैथ दिया है, वी आई दी है और वी एफ दी है। अब उससे हमने करना क्या है, टाइम भी दिया है, तो हमें एफ निकालना है। तो पहले तो हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, उनको माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमारे पास एफ निकल आएगा। ये फोर्स 25 न्यूटन निकल आएगी बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बारे में बातें करते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने हाईलाइट की हुई हैं पहले उनको पढ़ लेते हैं। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन द मास एंड द वेलोसिटी। हमें पता है मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का है तो भी, सिस्टम का है तो भी। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विच सर्टेन बाउंड्रीज। सिस्टम का मतलब ये है, सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि वो एक ग्रुप ऑफ बाउंड्रीज है, ग्रुप ऑफ बॉडीज है जिसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, जिसकी कुछ हदूद हैं। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। और अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो, इसका मतलब है कि जो ग्रुप है बॉडीज का, उसके अंदर जो वो जो ग्रुप, हाँ सी ठीक है, अगर जो ग्रुप है बॉडीज का, वो जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है, उनकी टक्कर शक्कर हो सकती है, वो एक दूसरे से कोलाइड कर सकती हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं, लेकिन उस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग सकती। ठीक है, नेट फोर्स जो है वो, या एक्सटर्नल फोर्स बोलो, एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या होगी, जीरो होगी। ये बात होगी। उसके बाद वो कहते हैं इफ़ नो अनबैलेंस और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, यानी कि उस सिस्टम को कोई चीज़ ऐसी फोर्स ना हो कि उसको अनबैलेंस कर दे, कोई नेट फोर्स ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, द एक्सेलरेशन वो कहते हैं देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 3.14 दिस मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स चेंज नहीं हो रही है ना। जब एफ ही चेंज नहीं हो रहा है, नेट फोर्स कुछ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, या अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, एफ इज इक्वल टू जो था हमारे पास वो था चेंज इन मोमेंटम। जब हमारे पास था पी एफ माइनस पी आई आएगा, पी एफ माइनस हमारे पास था पी आई डिवाइड बाय था हमारे पास टी। तो चेंज इन मोमेंटम, जब ये चेंज नहीं हो रहा तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। जब एफ
की चेंज जीरो है तो मोमेंटम की चेंज भी जीरो है। ये हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं, तो करते हैं बच्चों प्रूव। तो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये अब हम इसको डायग्राम को देखो बच्चों गौर से। वो कहते हैं दस द मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व्ड, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। स्टेटमेंट ये है द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं, उनका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। कंडीशन क्या है कि वो सिस्टम आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ओके, दो मैसेज थे, एक M1 था एक M2 था, वो बेसिकली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। एक की वेलोसिटी v नहीं है, ये u है, u1 थी, दूसरे की u2 थी, और मैसेज पहले वाले का M1 दूसरे वाले का मैस M2। इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ये तेज़ी से मूव कर रहा था M1, उसने जाके ना M2 को टक्कर मार दी, वो कोलाइड कर गए। कोलाइड किया उन्होंने M1 और M2 ने। कोलाइड होने के बाद जाहिर से पता, टकराने के बाद उनकी स्पीड या वेलोसिटी जो भी आप कह रहे हो, वेलोसिटी को हो स्पीड को हो, क्योंकि मैंने पढ़ाया था दूसरे चैप्टर में कि हम आगे स्पीड और वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, हम सेम मीनिंग में ले सकते हैं उसको, सही है। लेकिन वेलोसिटी बोलता हूँ मैं फिर भी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, तो ये भी किसी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गया, ये भी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गया, वेलोसिटी चेंज होगी। उसकी वजह यह है कि टकराने के बाद मैस तो चेंज होने से रहा, मैस तो चेंज नहीं हो सकता, तो वेलोसिटी से चेंज होगी, और टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज होती है, ये हमें बड़े अच्छे से पता है। तो आगे बच्चों हमने इन चीज़ों को अब जो है ड्राइव करने की तरफ जाना है। तो कहते हैं कि ये मैंने बता दिया, कंसिडर कर लो कि बॉडी जो है दो स्फीयर हैं, दो बॉडीज़ हैं, उनका एक का मैस M1 है एक 2 है। पहले वो मोशन कर रहे थे U1 और U2 से, उसके बाद वो जो है पहले वाले जो है ना डायग्राम, यानी कि जो इतनी डायग्राम थी वो क्या थी, M1 थी और M2 थी। इसकी वेलोसिटी क्या थी, वो बच्चों थी U1 और इसकी वेलोसिटी क्या थी U2। इनका पहले वो जो है ना कुछ निकालना चाह रहा है। अगर मैं कहूँ इस पहली बॉडी का जो है इनिशियल टाइम पे इसका जो है मोमेंटम निकालो, या मैं इसको P1 भी कर सकते हैं हम, कि पहली बॉडी है ना, तो इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, पहले टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं हम। तो वो क्या होगा भाई, मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहाँ वेलोसिटी u के साथ आएगी। ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, सही है। इधर से जब हम निकालेंगे यानी कि P2 निकालेंगे बिफोर कोलिजन, तो वो क्या निकलेगा, M2 U2। ओके, मैं कहता हूँ कि भाई कोलाइड हो गया M1, कोलिजन हो गया, ये बड़ी बॉडी है थोड़ी सी, और भैया ये इस तरह से है, सॉरी, तो ये भी मूव कर रही, वो भी मूव कर रही, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी V1 बन गई वेलोसिटी और उसकी V2 वेलोसिटी बन गई। ये है आफ्टर कोलिजन, सही है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन, इसको मैं कह देता हूँ जी आफ्टर कोलिजन, ये जो P1 है वो बना M1 V1, और जो हमारे पास P2 है आफ्टर कोलिजन वो क्या है M2 V2। ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो यही सारी बातें वो लिख रहा है, देखें कि इनिशियल मोमेंटम मैस M1 का M1 U1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M2 का M2 और U2, टोटल मोमेंटम जब दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, जब टोटल मोमेंटम की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि M1 U1 यानी कि पहली बॉडी का, M2 V2 और सॉरी V2 नहीं U2 दूसरी बॉडी का, दोनों का मोमेंटम इकट्ठा कर दिया, टोटल मोमेंटम ये है हमारे पास। ओके, और फिर उसके बाद कहते हैं आफ्टर सम टाइम M1 हिट्स M2 विद सम फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, M2 एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स M2, लेट देयर वेलोसिटीज बिकम V1 एंड V2 और रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। हाँ, हमने कह दिया था कि उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं। तो फिर अब हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ किसी दूसरी बॉडी को हिट करती है तो वो उसके ऑपोजिट और इक्वल डायरेक्शन में हिट करेगी, ये हम बात कर चुके हैं। अब हमारे पास फाइनल मोमेंटम यानी कि आफ्टर कोलिजन भी बोल लो या फाइनल बोल लो, अब वो मोमेंटम आ गए, वो क्या आएंगे, पहला आएगा ये वाला कि M1 V1, अब U की जगह पे V आ गया, वेलोसिटी में चेंज आया, बाकी चीज़ तो सेम है। ओके, ये चीज़ें हो गई हैं। तो अब हमारे पास इसका जो टोटल मोमेंटम बनेगा वो क्या बनेगा, M1 V1 प्लस M2 V2, ये इसका आफ्टर कोलिजन हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है कि जो फाइनल मोमेंटम है वो और जो इनिशियल मोमेंटम है वो, या पहले इनिशियल कह दो, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होगा टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। सही है, पहले जो है ना टकराव के पहले वाला मोमेंटम और टकराव के बाद वाला मोमेंटम आपस में बराबर होंगे, यानी कि अगर मैं इसको 1 मार्क कर दूं M1 U1 प्लस M2 V2 को, और M1 V1 और प्लस M2 V2 को 2 मार्क कर दूं, तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे हम, वो दोनों इक्वल होंगी, बेसिकली वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि इसका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना है, बराबर रहना है।
तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम कहते हैं कि शो दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कूलिंग रिमेन द सेम विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। और यही बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कह रहा था कि टकराव से पहले जो इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हैं उनका मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो हमने देखा कि बॉडीज जब पहले अपनी अपनी वेलोसिटीज से मूव कर रही थी तब भी वही मोमेंटम था और टकराने के बाद भी वही मोमेंटम है। तो ये आपने याद कर लेना, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसी सेम प्रिंसिपल के ऊपर एक और एग्जाम्पल देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, तो याद कर लीजिएगा आप। वो कहते हैं कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। इस दफ़ा जो है वो एक गन है और उसके साथ उसकी बुलेट है। बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट। दोनों किस में है? रेस्ट में है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। भाई अब कोई भी चीज़ रेस्ट में हो तो मोमेंटम जीरो होता है, ये मैं तुम लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ और मैंने डिफरेंस में बताया था, याद रखिएगा। एज द गन इज फायर्ड, गन को हमने चला दिया है। बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम। भाई जैसे ही गोली ने मूव करना शुरू किया, उसके पास मैस तो है, उसका कुछ भी है वो मैस तो है, और उसके पास अब वेलोसिटी भी आ गई, उसका तो कुछ ना कुछ मोमेंटम बन गया। लेट कर लेते हैं, मैं पी बोल रहा हूँ, बुलेट के लिए पी बी बोल रहा हूँ। बुलेट है ना, वैसे तो कुछ भी लिख लो यार बच्चों, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में घुसने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो अब हमारे पास ये जो थी ना बुलेट, जो गोली थी, उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया। लेकिन याद रखिएगा, शुरू में स्टार्ट में पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम रेस्ट पर पड़ा हुआ था। रेस्ट के लिए मोमेंटम टोटल पी जो मोमेंटम था वो जीरो था। इतनी कहानी को आपने क्या करना है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब वो गन फायर हो गई है, अब उसके पास गोली के पास बुलेट के पास वेलोसिटी आ गई है, उसका मैस कुछ था तो उसके पास कुछ ना कुछ जो है हमारे पास, हम बोल देते हैं कि उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया है जो कि इक्वल होगा एम वी के। अब हम कहते हैं, वो कहते हैं टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिक्वायर्स। भाई अब ये तो गोली थी, लेकिन जो गन थी ना, अब टोटल मोमेंटम जीरो रखना है हमने, सही है। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये इस डायरेक्शन में था सारा, क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वेलोसिटी वाली, तो गन मैंने बताया मैंने इस तरफ बताया है कि इस तरफ जा रही है बुलेट, इस तरफ जा रही है, ओके। तो फिर गन ने रिक्वाइल करना है, गन ने किस डायरेक्शन में जाना है? गन ने पीछे की डायरेक्शन में जाना है। और पीछे की डायरेक्शन क्यों जाना है? ताकि उसका भी कुछ मोमेंटम आए और वो मोमेंटम और गोली का मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर दें और जो फाइनल जो टोटल मोमेंटम बने वो जीरो बने। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक लेट कर लेते हैं, कैपिटल एम जो है गन का जो था वो था मैस था, और कैपिटल वी उसकी वेलोसिटी थी। तो अब हमारे पास जो पी होगा गन के लिए, मैं यहाँ पे छोटा सा जी लिख देता हूँ, तो वो है एम और वी, सही है। और अब गन रिक्वाइल क्यों करेगी? क्योंकि उसने इस मोमेंटम ने इस वाले मोमेंटम को कैंसिल करना है, और हमारे पास फाइनल जो आएगा अगर हम इनको प्लस करेंगे तो वो ज़ीरो आना चाहिए। तो इस केस में होना ये है कि ये वाला मोमेंटम माइनस के साइन के साथ आएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये वाला माइनस के साथ आएगा या ये वाला, जिस मर्जी को माइनस के साइन के साथ रख लो, क्योंकि ऑपोजिट है ना, दोनों में से कोई एक माइनस आएगा और टोटल मोमेंटम जीरो रहेगा। अगर ये हो गया हमारे पास लेट बी द मैस। अच्छा, वो उसको आगे ड्राइव भी करता है, वो कहते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन फायर्ड, वो इतना रहता है। मैं बता चुका हूँ बच्चों आपको, ये मैंने चीज़ प्रूव कर दी है, अभी आपको वहाँ समझा दी थी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये सारा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि पहले जो गन फायर की गई थी उसके और बाद में वो इक्वल होगा। तो गन जब पहले जो था ना, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन बिफोर द गन इज फायर, गन को फायर करने से पहले मोमेंटम जीरो था, ठीक है, और गन को फायर करने के बाद मोमेंटम ये है, दोनों बराबर होंगे, मतलब ये भी जीरो के ही इक्वल होगा। इनकी वैल्यूज को जब काउंट करेंगे तो जीरो के इक्वल होगा। तो m1 जो है, ये m1 v1 नहीं, इस तरफ m स्मॉलर m जो था ना, जो ये कैपिटल m है और v है, और वो स्मॉल m और v है। तो ये दोनों यानी कि जो गन वाली चीज़ें थी, मैस वेलोसिटी, जो गन का मोमेंटम था वो राइट साइड पे चला गया, वो माइनस का हो गया, और वेलोसिटी जो थी वो उधर चली जाएगी। वेलोसिटी हम अगर फाइंड कर रहे हैं तो गन का मैस जो था वो उधर चला जाएगा। पहले बुलेट इधर आ गई, बुलेट का मोमेंटम और वेलोसिटी इधर आ गए थे। अभी हमारे पहले बुलेट का मैस और वेलोसिटी जो मल्टीप्लाई है, जो मिलकर मोमेंटम बनाता है, वो इक्वेशन के राइट साइड पे आ गया, उसके साथ साइन हो गया माइनस का। तो मैंने बोला था ना, एक का प्लस का होगा, एक का माइनस का होगा साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से इक्वल भी नजर आ रहे हैं हमें कि दोनों के इक्वल हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन के उल्ट होता है। नेक्स्ट क्या बात है? नेक्स्ट ये चीज़ है कि हमने वेलोसिटी निकालनी है। बेसिकली ये देखना है कि कितनी स्पीड से गन पीछे की तरफ जाएगी, तो उसके लिए हमें उस वेलोसिटी को अकेला करना है, तो इस मैस को भी उधर ले जाकर डिवाइड कर दे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों अब आप ये एक फाइनल इसकी वो आ जाएगी स्टेटमेंट। अब बच्चों आपके माइंड में जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो गलत है, कि भाई गोली तो कितनी आगे चली गई ना, वो तो बहुत स्पीड से गई और बहुत दूर तक गई, और गन ने थोड़ा सा यहाँ पे वापस इस तरफ हल्का सा झटका खाया है, थोड़ी सा मतलब पीछे की तरफ आई है, वो रिक्वाइल तो हुई है वो, लेकिन वो तो बहुत थोड़ा पीछे आई है। तो वो कैसे इक्वल हो गया दोनों का मोमेंटम? वो इसलिए इक्वल हो गया बच्चों, उसकी वजह ये है, लेट कर लेते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ
कि हमारे पास जो वो थी ना गन, वो 2 kg की थी, यानी कि 2000 ग्राम की थी, सही है। और हमारे पास जो बुलेट थी वो 20 ग्राम्स की थी, सही है। अब हमने जैसे ही फायर किया, सही है, जब हमने फायर किया है तो जो उसकी वेलोसिटी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में उसने बाहर की तरफ जो है निकलना है। मैं कहता हूँ वो 100,000 मीटर पर सेकंड से बाहर की तरफ निकली है, सही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल इसका मोमेंटम कितना बनता है, वो बनता है 20,000। इतनी बात ठीक है। अब हमारे पास 20,000 के लिए 2000 तो हमारे पास ऑलरेडी उसका जो है वो मैस है, तो बॉडी ने या जो उस गन ने रिक्वायर करना वो कितना करना है, वो करना है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनका आंसर भी कितना निकलेगा, इनका आंसर भी 20,000 निकलेगा। और बेसिकली यही तो बताना था। तो बच्चों देखो, अगर किसी चीज़ का मैस ज़्यादा है ना, मैस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैस है, तो वो थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके बड़ा आंसर बना देगी। लेकिन इस तरह से इधर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी तो मैस कम था, तो लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आएगा। तो आप याद रखिएगा कि हमेशा जो गन का पीछे की तरफ आने वाला जो मोमेंटम है और गोली का आगे की तरफ जाने वाला मोमेंटम है वो इक्वल होते हैं। इसको आपने याद रख लेना। वो कहते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ द गन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। हमने पता था, हमें एक्शन रिएक्शन के ऑपोजिट होता है, हमने ये बात कर ली हुई है। सिंस द मास ऑफ गन is much larger than the bullet, therefore the recoil is much smaller than the velocity of the bullet। हाँ, ये बात हम कर चुके हैं कि गन बहुत कम रिक्वाइल करेगी पीछे की तरफ, लेकिन वेलोसिटी जो है बुलेट की बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। Rocket and the jet engines also work on the same principle. In these machines, hot gases produced by the burning of fuel rush out with large momentum. The machine gain an equal and opposite momentum. This enable them move with very high velocity. बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा इसका एक जो है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अंडर ही आप इसको कंसिडर करें, या आप इसको एक्शन और रिएक्शन वाले के अंदर कंसिडर करें, सही है। तो ये हमारे पास इस प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जो जेट फ्यूल हैं और जो ये रॉकेट्स वगैरह वो उसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे होते हैं। एक बुलेट है जी, वो 20 ग्राम की फायर की जाती है। गन की जो है ना जो है हमारे पास वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, और वो रिक्वाइल करती है। रिक्वाइल हमने फाइंड करना है उसका, यानी कि जो पीछे की तरफ आएगी वो वाली स्पीड, और जो गन का मैस है वो 5 kg है। तो मैं इसको पहले इस वाले मैस को भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता, उधर मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था, बात एक ही, खैर है कोई बात नहीं, मैंने समझाना था कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास है, इनको सारों को हमने जब काउंट करना है, इनको फर्दर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, और जिस चीज़ को फाइंड करना वो इस तरफ रह जाएगी, बाकी सब उस तरफ चले जाएंगे। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है कैपिटल वाली, यानी कि गन की वेलोसिटी इधर रह गई और बाकी सारी चीज़ें उधर चली गई, उनको क्या तो माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि गन और बुलेट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों बड़ा जो है ना यहाँ पे बड़ा प्यारा जो है ना कॉन्सेप्ट आने वाला है, और कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का। तो बेसिकली फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। आपका फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मुझे पता है अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बुक इतनी डिटेल में बात नहीं करती है, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सोल्व ही नहीं की हुई हैं। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ आपको। वो कहते हैं द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऐसी फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करती है, उनकी मोशन को रोकती है। ठीक है, एक बॉडी इस तरफ जा रही है, उसको रोकने के लिए जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगेगी, वो फ्रिक्शन है बेसिकली, सही है। तो इसके फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं, वो सारे हम आज पढ़ेंगे। फ्रिक्शन इज फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सुन एज द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। जैसे ही बॉडी पे फोर्स लगाना शुरू किया आपने, उसको खींचा या उसको धक्का दिया, दोनों में से कोई भी काम किया आपने, फ़ौरन से फ्रिक्शन जो है अपना एक्शन शुरू कर देगी, एक्शन में आ जाएगी। आपका वैसे एक्शन वर्ड यहाँ पे ये है कि अमल में आ जाएगी। वैसे तो जो आप फोर्स लगाएंगे वो एक्शन होगा। फ्रिक्शन एज रिएक्शन प्रोड्यूस क्या होनी, एज रिएक्शन एक्ट करेगी वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी पड़ी हुई है और आपने इसके ऊपर क्या करना है, फोर्स लगानी है, तो ये इस तरफ आपकी तरफ रिएक्शन लगाएगी। इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, मैंने डायग्राम आगे बनाई हुई है, मैं उससे समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट एक और काम की बात ये है, वो कहते हैं नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। ये क्यों कह रहे हैं वो आगे मैं बताता हूँ। ये बस याद रखना, कोई भी जो है ना बॉडी, कोई भी चीज़ परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। आपको नज़र आ सकती है कि वो स्मूथ है, लेकिन जैसे ही आप उसको देखेंगे ना माइक्रोस्कोप से थोड़ा उसको जूम करके या किसी भी उसकी मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो आप कहेंगे कि वाकई यार ये स्मूथ नहीं है, इसमें थोड़े थोड़े से ये खुरदरापन है, इसमें इरेगुलरिटी है। तो वो कहते हैं कि द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन टू सर्फेसिस फॉर्म आ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्स, दीज कोल्ड वेल्स रेजिस्ट द सर्फेस फ्रॉम स्लाइडिंग ईच अदर। बच्चों ये याद रखिएगा यहाँ पे,
देखें यहाँ पे हमें सरफेस देखें ऊपर वाली स्मूथ नज़र आ रही है ना ऐसे, तो इसकी चारों साइड स्मूथ नज़र आएंगी, पर हमने उसको इतने हिस्से को जूम करके देखा तो उसको इस तरह से हमें नज़र आया कि वो खुरदरी है थोड़ी थोड़ी, वो उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, और जिन दो पॉइंट्स पर दोनों सरफेस आपस में मिलती हैं उनको जो कोल्ड वेल्स बोला जाता है। ये हमने याद रख लेना बच्चों, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है सरफेसेस के उनको कह रहे हैं हमें, वो हमने मैग्नीफाई करके देख लिए हैं। तो ये यहाँ पे दो नज़र आ गए हमें। ओके, अब हमारे पास याद रखना है आपने कि यहाँ पर बेसिकली फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, जहाँ पर दो सरफेस एक दूसरे से टच होती हैं ना वहाँ पे फ्रिक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है ये पूरी की पूरी ये जो है इसका टायर है, लेकिन फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे होगी जहाँ पे ये ज़मीन के साथ टच कर रही होगी। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है फिलहाल, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन कहाँ पे है? जहाँ ये ज़मीन के साथ टच कर रही है उस पॉइंट पे फ्रिक्शन है, और ये इसका कोल्ड वेल्स है यहाँ पे। आगे बच्चों बात समझ, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास वो कहते हैं ग्रेटर द प्रेसिंग फोर्स। अच्छा बच्चों एक बात बताऊँ, मुझे गौर से सुनना, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देता हूँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेस कर देता हूँ किसी चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर मैं खुद चढ़ जाता हूँ इस बॉक्स के ऊपर, सही है, तो होगा क्या? तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना एक दूसरे के साथ ज़्यादा टच में आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट भी हो सकता है मिल जाए आपस में, फोर्स लगे ना ऊपर वाली चीज़ दब जाएगी नीचे की तरफ, तो हो सकता है ये वाला पॉइंट भी आपस में मिल जाए। ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो यानी कि कोल्ड वेल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बात वो यहाँ पे कर रहा है, कह रहा है ग्रेटर इज़ द प्रेसिंग फोर्स, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेसेस। जब कोल्ड वेल्स बढ़ जाएंगे, जब ये दोनों के आपस में कॉन्टैक्ट बढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये स्लाइड करने से रोकता है, ये मोशन करने से रोकता है, तो उस चीज़ की फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी। ये याद रखना है आपने बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, यानी कि एफएस स्टैटिक की बात हो रही है, रेस्ट की बात हो रही है। जब बॉडी रेस्ट में है तो यहाँ पे जो प्रेसिंग फोर्स है ना, ये मैं थोड़ा सा आगे रीड कर देता हूँ। वो कहते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। फ्रिक्शन इक्वल होती है उस अप्लाइड फोर्स के जो उस बॉडी को मूव कराने की कोशिश कर रही है। इट इंक्रीजेज विद अप्लाइड फोर्स, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती है वो इंक्रीज करती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज एट टू सर्टन फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज to certain maximum value, it does not increase beyond this। बेसिकली वो कह रहा है कि जब हम एक बॉडी के ऊपर, यहाँ पे समझो गौर से, जब एक बॉडी के ऊपर हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के ऑपोजिट बॉडी हमें रेजिस्ट करेगी, यानी कि बॉडी की कोई फ्रिक्शन होगी। मैं कहता हूँ मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, बॉडी ने भी मुझे 5 न्यूटन फोर्स वापस लगा के दी, फिर मैंने फोर्स डबल कर दी, मैंने कर दी 10 न्यूटन, बॉडी ने भी 10 न्यूटन फोर्स लगाई। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। मैंने दोबारा से डबल कर दी, मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी। अब बॉडी की मैं कहता हूँ कि लिमिट जो हाईएस्ट फ्रिक्शन की फोर्स थी वो 10 न्यूटन ही थी, मैं लेट करके चल रहा हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स थी, तो बॉडी अब इससे ज़्यादा बेचारी फोर्स या फ्रिक्शन अप्लाई ही नहीं कर सकती है, ऑपोजिट फोर्स लगा ही नहीं सकती है। तो होगा क्या कि बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। किस डायरेक्शन में? फोर्स डायरेक्शन में। तो बॉडी इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन जो फ्रिक्शन है वो शुरू कब हुई? मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने पहले लगाई थी 2 न्यूटन की फोर्स, सही है, तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन की ही लगी थी। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये खुद को एडजस्ट कर लेती है। जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी फ्रिक्शन की फोर्स है। अब अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाते जा रहे हैं, वो खुद को एडजस्ट करती जा रही है। एक लिमिट आएगी कि उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती है, फ्रिक्शन की एक लिमिट आ जाती है, लेकिन अप्लाइड फोर्स हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, किससे? फ्रिक्शन की फोर्स है, तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, सिंपल है ना। तो ये बात वहाँ पे वो कर रहा था कि जो फ्रिक्शन होती है उसकी कोई ना कोई एक लिमिट होती है, वो उससे ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो ऑफर नहीं कर सकती है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा सकती है, और उसको उस वैल्यू को लिमिटिंग जो है ना, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, एफएस। अब ये एफएस और एफके क्या है इसको भी मैं समझाऊंगा, 1 मिनट रुके, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे तरीके से करूंगा, आपकी फिंगर टिप पे होंगी ये सारी चीज़ें। अब वो ये कहते हैं इट डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? प्रेसिंग फोर्स बिटवीन 2 सर्फेसिस। अब ये डिपेंड किस पे करती है? आर पे डिपेंड करती है। ये आर हमारी जो थी वो यहाँ पे प्रेसिंग फोर्स है, तो वो यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया, ये वाला जो था ना, इसका रिलेशन में लिख दिया कि जो हमारे पास यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। कौन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है बच्चों? डिपेंड करती है प्रेसिंग फोर्स पे। प्रेसिंग फोर्स क्या है? आर, और एफ एस क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमने ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करना होता है तो इक्वल लगाना होता है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे ये जो म्यू एस है ये कांस्टेंट आ गया है। अब इस कांस्टेंट को हमने याद रखना है, ये हमारे पास एफ एस इक्वल टू म्यू जो है एस आगे आर आ जाएगा। अब ये एस यहाँ पे बेसिकली स्टैटिक के लिए यूज होता है, मतलब रेस्ट की हालत में थे। अभी मैं आगे बातें करता हूँ इसकी। अब हमें पता है कि जो है ना आर एक किस्म की फोर्स है, आर क्या है? फोर्स है,
और प्रेसिंग फोर्स है, और फोर्स कौन सी है? प्रेसिंग फोर्स है। अब हमें पता है आर अगर एफ के इक्वल है, एफ किसके इक्वल होता है? एम जी के इक्वल है। अच्छा, प्रेसिंग फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कौन सा वैसे भी रेस्ट की हालत में हम ये वाला जो है ना ग्रेविटी को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ इज इक्वल टू होता है एम जी, हमें पता है, तो पीछे हम ड्राइव करके आए हैं, और वेट भी इक्वल होता है एम जी के, क्योंकि एफ और डब्ल्यू इक्वल होते हैं और वो एम जी के इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बच्चों, वो ये है कि जब एफ एम जी के इक्वल है तो आर भी तो एम जी के इक्वल होगा ना। तो मैं इस इक्वेशन में आर की जगह पे एम जी रख रहा हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ एस जो है ना इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू एस एम जी के। ये बच्चों हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला, ड्राइव हो गया है। मैं इसको फर्दर डिटेल में बात करता हूँ, बस 1 मिनट दें मुझे, मैं अभी इसको डायग्राम से और अच्छे से समझाऊंगा आपको। 1 मिनट में मैं ये म्यू का फॉर्मूला भी निकाल दूँ आपको। ये इसका रिलेशन निकल गया, इस तरह आर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले ड्राइव हो गए बच्चों। कहाँ से ड्राइव किए मैंने? इससे, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन थी आर के। अगर फ्रिक्शन मतलब आर ज़्यादा है, प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है, तो रिएक्शन वो जो है फ्रिक्शन भी ज़्यादा है। अगर आर प्रेसिंग फोर्स कम है तो जो फ्रिक्शन है वो भी कम है। फिर इसमें ये प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट आ गया। उसके बाद मैंने आर की जगह पे एम जी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन गया। और अगर मैं आर को उधर ले जाकर डिवाइड करा दूंगा किसके साथ? एफ एस के साथ, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू निकल आएगी। ये बच्चों हमारे पास दोनों फॉर्मूले हो गए, ये वाले सारे फॉर्मूले मैंने करवा दिए आपको। और ये कुछ मटीरियल्स का यहाँ पे म्यू की जो है ना स्टैटिक में वैल्यू दी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा ग्राफ की हेल्प से समझाना चाहता हूँ बच्चों, गौर से सुनिएगा। देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू की थी, मैं पहले बात कर चुका था। इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाना शुरू की, और इस बॉडी के ऊपर हमने पहले फोर्स थोड़ी लगाई, उसने भी जो है फ्रिक्शन, ये बेसिकली जो ये वाला रीज़न है ये फोर्स का है, ठीक है। और ये वाला जो है ये फ्रिक्शन वाली साइड है, ये याद रखिएगा। ओके, तो बच्चों हमने क्या किया, हमने इतनी फोर्स लगाई। कितनी फोर्स लगाई हमने? इतनी फोर्स लगाई, तो बॉडी की इतनी फ्रिक्शन हो गई। फिर मैंने फोर्स जो है, मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, मैंने फोर्स जो थी ना वो इतनी कर दी, बॉडी ने इतनी ही हमारे रेजिस्टेंस जो है वो यानी कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दी। मैंने दोबारा और ज़्यादा कर दी अप्लाइड फोर्स, बॉडी ने भी फ्रिक्शन और ज़्यादा कर दी। मैंने और अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर दी यहाँ पे, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो गई। इतनी बात ठीक है। इससे आगे मैंने अप्लाइड फोर्स और ज़्यादा कर दी, पर बॉडी एक लिमिट तक फ्रिक्शन हमें दे सकती है ना। एक लिमिट तक फ्रिक्शन जो है वो होगी बॉडी की, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसकी एक हद होती है। तो ये लेट कर लेते हैं, हद आ गई जी फ्रिक्शन की, इससे आगे नहीं जा सकती फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अमाउंट पूरी हो गई, मैक्सिमम अमाउंट होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गई हमारे पास। ओके, लेकिन अप्लाइड फोर्स, हम तो फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, है ना। तो फिर होगा क्या, गौर से सुनिएगा बच्चों। ये होता ये है कि ग्राफ बनाना शुरू किया मैंने कि दोनों बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ ये शो कर रहा है कि फोर्स भी बढ़ रही है अप्लाइड, और फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये बच्चों ये वो वैल्यू है, ये है एफ एस, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगी, और जैसे ही इसके बाद हम फोर्स और अप्लाई करेंगे, ये इसके बाद यानी कि ग्राफ यहाँ तक ये फोर्स हो गई थी ना, इसके बाद जब हमने ये फोर्स अप्लाई की है, कौन सी वाली? ये वाली। जब ये वाली फोर्स अप्लाई की है तो बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। बॉडी पहले यहाँ तक बॉडी रेस्ट में, याद रखिएगा बच्चों, इतना ये जो रीजन है, ये जो इतना रीजन है, ये किस चीज़ का? ये स्टैटिक का है। यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है। जैसे ही हमने इससे ज़्यादा अप्लाई की फोर्स, तो बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। उसके बाद बॉडी आ जाएगी मोशन में, और जब मोशन में बात करेंगे हम, तो फिर हम के यूज़ करेंगे, काइनेटिक वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए। आपकी लेवल पर नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। याद रखिएगा कि जब बॉडी मूव करती है ना, तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। याद रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम अमाउंट से पहले फ्रिक्शन कम होती है, फिर बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। और फिर बॉडी जब मूव करना शुरू करती है, तो एक मूविंग बॉडी के लिए, जो मूविंग बॉडी है उसकी फ्रिक्शन कांस्टेंट रहती है। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऐसे रह जाती है। सही है, यानी कि जो एक बॉडी है वो जब मोशन में आ जाएगी तो उसकी फ्रिक्शन कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब वो रेस्ट में थी तो उसके पहले 2 न्यूटन की फोर्स थी फ्रिक्शन की, फिर 5 न्यूटन की हुई थी, फिर 10 की हुई थी, वो वेरिएबल थी, वो चेंज होती रहती थी। तो बच्चों ये आई होप कि आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जिसका ग्राफ भी आपको समझ आ गया होगा, और जो मैंने 2-3 फॉर्मूले थे उसके छोटे छोटे से, वो भी मैंने आपको ड्राइव कर दिए हैं। अब वो आगे कहते हैं फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक। मैंने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जो है ना वो यानी कि टेबल बना के भी समझाया, आप वो भी देख लीजिएगा। मैं अभी बल्कि मैं बात करता हूँ उसके ऊपर भी। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन ग्राउंड, चलने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए। अगर हम गीले फ्लोर पे चलते हैं तो जो है ना
स्मूथ ऐसे ऐसे जूते के साथ जो नीचे से स्मूथ है, तो हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें चलने में रिस्क होता है। जो एथलीट यूज़ करते हैं वो ऐसे शूज़ यूज़ करते हैं जिनके नीचे से खुरदरा होता है, जिसमें कूल्ड वेल्स ज़्यादा होती हैं, जिसमें जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जिनकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती हैं, जो क्या करते हैं उनको बचाते हैं स्लिप होने से। ये स्लिप होना है ना, ये फ्रिक्शन की कमी की वजह से होता है। जो आप संगे मरमर पे यानी कि टाइल पत्थर पर स्लिप हो रहे होते हैं, कीचड़ में स्लिप हो रहे होते हैं, बारिश आती है तो आप जो है वो गिर जाते हैं, पाँव स्लिप होता है, ये सारा फ्रिक्शन की कमी की वजह से होता है। तो जब आप पानी के ऊपर चल रहे हैं, यानी पानी के ऊपर नहीं मतलब फर्श पर पानी है तब, या जब टाइल्स पर चल रहे हैं, या अगर आप बारिश आई है किसी गीली सरफेस पे चल रहे हैं, मिट्टी पे चाहे क्यों नहीं चल रहे हैं, तो आप इस तरह का शूज़ यूज़ करें नीचे से खुरदरा, ताकि आपकी फ्रिक्शन ज़्यादा हो और आपके गिरने के चांसेस कम हो। अगर आप ऐसा शूज़ लेके पानी वाले यानी कि गीली मिट्टी वाली साइड पे चले जाएंगे तो आप चले तो जाएंगे लेकिन आपको फिर लाना पड़ेगा, आप आ नहीं पाएंगे। सही है, मतलब गिर जाएंगे ना, तो याद रखिएगा आप ये चीज़। आगे वो कहते हैं इट इज़ द फ्रिक्शन दैट स्टॉप्स द बाइसिकल। एक जो साइकिल होती है उसको जब रोकती है कोई चीज़, तो वो जो रोकने वाली चीज़ है वो फ्रिक्शन ही होती है। यहाँ पे 4 छोटे छोटे से क्विक क्विज हैं, जल्दी से मैं देखता हूँ क्या कहते हैं। वो कहते हैं, पहले कहते हैं विच शू ऑफर लेस फ्रिक्शन। पहले वाला जी, इसकी फ्रिक्शन कम है क्योंकि इसमें जो है ना कॉन्टैक्ट पॉइंट कम होंगे, और कॉन्टैक्ट के अलावा उनकी जो ग्रिप होगी वो भी कम होगी। वो कहते हैं विच शू इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ऑन ड्राई ट्रैक। खुश्क मतलब गिरने का तो कोई चांस है नहीं है, खुश्क ट्रैक है ना, उस पर चलना है आपने, तो इससे चलें ज़रूर, आपने इसमें ज़्यादा जोर लगा के चलना है, एनर्जी ज़ाया होगी। विच शू इज़ बेटर फॉर जॉगिंग। आपने भाग दौड़ करनी है, सज्जे खब्बे जाना है आपने, मतलब आपने स्पोर्ट्स के लिए कह लो, आप जॉगिंग के लिए कह लो, एक्सरसाइज के लिए कह लो, ये वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ आपने जो पोज बनाने हैं ना इंतहाई खतरनाक किस्म के एक्सरसाइज में भागते हुए, वो उनके लिए ज़्यादा ग्रिप चाहिए, आपका पाँव स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस केस में। नेक्स्ट वो कहते हैं विच सोल विल वेयर आउट अर्ली। ये वाला जल्दी हो जाएगा। ओके, और अगर हम बेसिकली किसी ऐसी जगह पे चल रहे हैं जहाँ पर गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, बारिश में बाहर जा रहे हैं, तो ये वाला शूज़ सही रहेगा उसके लिए। सही है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इन्वेंशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ व्हील इज़ दैट इट रोल्स एज इट मूव्स रेदर देन टू स्लाइड द ग्रेटली रिड्यूस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी व्हील की, पहिए की। वो हुआ ये था कि जब पहिया नहीं बना था उससे पहले चीज़ों को स्लाइड किया जाता था। आप सोचें कि एक समझ लें कि बस है, उसके टायर नहीं है, उसको खींचना है, वो कितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उसमें, कितना ज़्यादा हमें जो है ना वहाँ से फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब पहिया आया, चीज़ें रोल करने में आ गई, रोल होने लगी चीज़ें, और रोलिंग फ्रिक्शन इंतहाई कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और इसीलिए जो है ना अब हमारा आगे टॉपिक यही रहने वाला है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की दोनों टाइप्स हैं। द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड इन बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग टू रिड्यूस द लॉस। हाँ, फ्रिक्शन कम करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर कहीं पर फ्रिक्शन कम करनी हो ना, हम वहाँ पे अगर चीज़ें स्लाइड हो रही हैं ना, उनको हम रोलिंग बना देते हैं। ये याद रखिएगा, तो फ्रिक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी खुद ही। आगे वो कहते हैं अ साइक्लिस्ट जो है वो अप्लाई करता है ब्रेक्स टू स्टॉप इज बाइसिकल एज सून एज द ब्रेक्स अप्लाई द व्हील चेयर स्टॉप रोलिंग द बिगिन द स्लाइड ओवर द रोड सिंस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या होती है मच ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन देयरफॉर द स्टॉप वेरी क्विकली। हाँ देखिए, जब साइकिल चल रही थी ना तो ये चीज़ रोल करते 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 आगे जा रही थी। जैसे ही आपने रोकनी है, ब्रेक लगानी है, इसने रोल करना बंद कर देना है, इसने स्लाइड करना शुरू कर देना है। जब ये स्लाइड करेगा ना टायर, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। आप फ़ौरन से या थोड़ी सी दूर जाके 1-2 स्टेप आगे जाके रुक जाएंगे, मतलब स्टेप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि 1-2 मीटर आगे जाके आप रुक जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका उस टाइम पे वो स्पीड कितनी थी, या आप कह लो कि आपका मोमेंटम कितना था, उसको रुकने में उतना ही टाइम लगेगा, और आपने ब्रेक कितनी फोर्स से अप्लाई की थी, और सर्फिस कैसी थी, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट ये बात सच है कि जब ब्रेक लगाई जाती है तो वो जो टायर है वो स्लाइड करता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी चीज़ें वो रुक जाती हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक छोटा सा और क्विज़ का पोर्शन। वो कहते हैं वाई इज़ इट ईजी टू रोल सिलेंड्रिकल जो है इरेजर ऑन पेपर शीट देन द स्लाइड इट। भाई क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को रोल करेंगे तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन होगी, स्लाइड करेंगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है तो रोल करना आसान है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मुश्किल होती है तो स्लाइड करना मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं डू वी रोल और स्लाइड द इरेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम द नोटबुक ओवर नोटबुक।
भाई हमें यहाँ पे इरेज़र को यूज़ करते हुए रिमूव करना है पेंसिल वर्क, तो भाई हमें उसके लिए ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए ताकि वो अच्छे से रेज हो सके। हम ज़्यादा रगड़ के उसको जो है ना वो कर रहे होते हैं, रेज कर रहे होते हैं, तो हमें उसको स्लाइड करना है बच्चों, स्लाइड करना है, रोल नहीं करना, और ऊपर से प्रेसिंग फोर्स भी ज़्यादा लगानी है ताकि अच्छे से वो हो जाए, रेज हो जाए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो है बैंकिंग एंड द स्किडिंग, ओके, वो कहते हैं मोशन ऑफ द व्हील अलोंग द रोड और रोटेशन। अच्छा, जब कोई व्हील होता है ना वो दो तरह की मोशन कर रहा होता है, एक ये वाली, ये जो अर्थ के साथ इसने मूव करना है, ऐसे आगे आगे आता जाएगा, ये ऐसे आगे आएगा ऐसे, एक तो ये वाली मोशन, एक ये अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहा होता है, ये खुद सेंटर में इसके एक जो होता है ना वो एक्सिस होता है, उसके गिर्द भी इसकी रोटेशन हो रही होती है। दो तरह की मोशन होती है बेसिकली। तो कहते हैं टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर एंड द रोड। जी, मूव कराना है तो भी और अगर स्टॉप करना है तो भी फ्रिक्शन बड़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट वो कहते हैं सिमिलर टू स्टॉप अ कार क्विकली द लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स इज नीडेड। बिल्कुल ठीक बात है कि जब हमें ब्रेक लगानी है, कार को स्टॉप करना है जल्दी से, तो हमें ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए टायर के दरमियान और ज़मीन या उस जो रोड है उसके दरमियान। इफ़ द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली द व्हील ऑफ द कार विल लॉक अप, स्टॉप टर्निंग एंड द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम। मैंने कहा था ना मोमेंटम पे डिपेंड करता है। अगर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, आप 120 की स्पीड पे जा रहे हैं, अचानक से बहुत स्ट्रांगली ब्रेक लगा देंगे, तो अब क्या होगा कि वो जो है ना वो टायर वो स्लाइड करना शुरू कर देगा, और उससे क्या होगा कि आपका अगर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है तो आपकी डायरेक्शन सज्जे खब्बे हो सकती है, आप गिर सकते हैं, आपकी कलाबाजियाँ लग सकती हैं कार के बीच में ही, मतलब कार के साथ ही कहो आप भी साथ ही और कार भी कलाबाजियाँ लग सकती हैं, मतलब पलट सकती है, उलट सकती है आपकी गाड़ी। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है आपने, ठीक है। एक तो स्पीड कम रखें, दूसरे नंबर पर अगर ब्रेक लगानी है तो एक डिसेंट तरीके से लगाएं, एक मतलब बहुत स्ट्रांगली लगा दें। हाँ, अगर इमरजेंसी है तो लगाएं, तो उसमें अपना कम से कम मोमेंटम इतना रखें। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था, मोमेंटम मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब आप कार में से ऐसा तो है नहीं कि छत उतार के रख जाएंगे मैस कम हो जाए, ये सीटें उतार दें कि भाई मैस कम करना, मैंने मोमेंटम कम रखना है, ऑब्वियसली स्पीड पे कंट्रोल रखना पड़ेगा ना, तो स्पीड का ध्यान रखें बस, ओके। तो इट विल लूज इट्स डायरेक्शन कंट्रोल दैट में रिजल्ट एक्सीडेंट। हाँ, दोस्तों एक्सीडेंट हो सकता है ना, आपकी डायरेक्शन सज्जे कभी हो सकती है, मैंने बताया आपको। फिर वो आगे कहते हैं यहाँ पे मिनी एक्सरसाइज में, इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई। रोलिंग में कम चाहिए ना, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन कम होती है, रोलिंग फ्रिक्शन। इन विच केस इट इज़ ईजी फॉर द टायर टू रोल ओवर स्मूथ सर्फिस पे, क्योंकि जो ग्राउंड सर्फिस होती है ना उसमें जो है कोल्ड व्हील ज़्यादा होते हैं और उसका जो है ना वो फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, सिंपल वर्ड्स में उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। वो कहते हैं ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू अप्लाई ब्रेक्स टू हार्ड दैट लॉक अप देयर रोलिंग फ्रिक्शन स्पेशली एट हाई स्पीड मूव एवर इट अनसेफ फॉर। ये मैं बात कर चुका हूँ कि भाई थोड़ा ख्याल रखें इसका, एक तो स्पीड कम रखें, मोमेंटम कम रखें अपना, ताकि आप किसी भी हादसे से बच सकें। बच्चों फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये देख लेते हैं जल्दी से। पहले मैं सारे एडवांटेज बता देता हूँ, फिर डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने जमा करना है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ भी काम करना, फ्रिक्शन ज़रूरी है उसके लिए। अगर हमने चलती हुई गाड़ी को रोकना है, फ्रिक्शन ज़रूरी है। लाइट अप करना है, अगर आग जलानी है, फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है तो फ्रिक्शन ज़रूरी है। लिखना है तो फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ पहननी है, एसेसरीज़ का पहनना है तो भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ को ग्रिप करना है, पकड़ना है चीज़ों को, तो भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर हीट जनरेट करनी है तो भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर जो है वो जो मेटेराइड आते हैं वो जलते हैं, वो स्पेस में जल जाते हैं, उनके भी फ्रिक्शन की वजह से वो जलते हैं। अगर वो ज़मीन पे आ जाएं और किसी आबादी वाली जगह पे गिर जाएं तो काफ़ी नुकसान कर सकते हैं वो। तो ये बेसिकली एडवांटेज ही है कि वो जो मेटेराइड हैं वो ज़मीन पर आने से पहले ही राख बन जाते हैं और उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़मीन पर आकर टकराते नहीं, नुकसान नहीं करते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं अब, नहीं एडवांटेज तो देख लिया हमने, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। भाई एनर्जी का ज़िया होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक फैक्ट्री के अंदर हमें कोई शोर नहीं चाहिए, साउंड एनर्जी, वो क्या है, डिसएडवांटेज है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। हीट नहीं चाहिए हमें वहाँ पे, तो वो क्या है, वो भी बेसिकली एनर्जी का ज़िया है। फैक्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, मे भी अगर वो हीट से कोई लेना देना है नहीं तो मोस्टली में जो बिला वजह जो है ना इक्विपमेंट्स हीट हो जाते हैं, जिनकी हमें हीट एनर्जी चाहिए भी नहीं है, वो लॉस ऑफ एनर्जी ही तो है। और वो किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से है। रेजिस्ट द मोशन, मोशन को रेजिस्ट करती है, इसलिए हमें ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ती है। अप्लाइड फोर्स के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फोर्स जो कार में, बाइक में अप्लाइड फोर्स है वो इंजन से आती है ना,
और वो इंजन बेसिकली वो पेट्रोल पीता है ना, उसमें पेट्रोल लगता है तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। खैर, डिक्रीजेज लाइफ ऑफ मूविंग मशीन पार्ट्स, इसकी वजह से वो जो पार्ट्स हैं वो घिस जाते हैं, उनकी लाइफ कम हो जाती है, उनमें जो है वो दरारें पड़ सकती हैं, ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाए तो उनको डैमेज करती हैं बेसिकली मशीनरी पार्ट्स को फ्रिक्शन। उसके बाद ओवर हीटिंग, बिला वजह जो है वो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जहाँ पे हमें हीट चाहिए भी नहीं होती वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इसको फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, पर आप इसको फ्रिक्शन समझें कि एक बल्ब के अंदर हमें रोशनी चाहिए, हमें हीट तो चाहिए ही नहीं है, हीट का हमारा कोई लेना देना नहीं है उसमें, तो वो हीट भी होता है बल्ब, तो उसमें हीट एनर्जी बेसिकली क्या है, वेस्ट ऑफ एनर्जी ही है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं फॉरेस्ट फायर, इससे जंगलात में आग लगाने के लिए जंगलात में आग लग सकती है इससे। ओके, उसके बाद क्या है कि टूट फूट हो सकती है इससे मशीनरी पार्ट्स की, या वैसे भी टूट फूट का शिकार होती हैं, फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट होती है ज़्यादा। फिर वो कहते हैं डिक्रीज एफिशिएंसी, इससे एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, मतलब हमें आउटपुट कम मिलती है, इनपुट हम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि सज्जे खब्बे उसका लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। एक्सेसिव नॉइस प्रोडक्शन, और गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा ये क्या होती है, वो जो है ना वो शोर की आलूदगी होती है, नॉइस जो है वो प्रोडक्शन होती है, नॉइस पोल्यूशन हो जाती है उसकी वजह से। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाते हैं, वो कहते हैं मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड द साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। हाँ ना, हमें चाहिए ही नहीं है ना, हमें वहाँ पे हीट चाहिए ना हमें वहाँ पे साउंड चाहिए, पर वो प्रोड्यूस हो रही है क्यों, फ्रिक्शन की वजह से, तो इसका डिसएडवांटेज है। समटाइम फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट डिजायरेबल, वी कैन नॉट राइट इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल। हाँ, पेपर और पेंसिल में फ्रिक्शन है तो हम लिख नहीं सकते। फ्रिक्शन एनेबल्ड अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, भाई फायदे हम कर चुके हैं कि हम जो है चल नहीं सकते फ्रिक्शन के बगैर, परिंदे उड़ नहीं सकते हैं अगर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन ना हो, किसके दरमियान, परों के हवा के दरमियान। और वो कहते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं आपसे, वो कहते हैं राइट अ ड्रीम ड्यूरिंग विच यू आर ड्राइविंग अ कार एंड सडनली द फ्रिक्शन डिसअपेयर, व्हाट विल नहीं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। कहते हैं कि आप ये जो है ना ऐसा कोई ख्वाब लिखें, या आप बस सोचें, आप सोचें कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपने अन्नी डाली है स्पीड की और अचानक से फ्रिक्शन गायब हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन गायब होगी तो मैं आपका यहाँ पे गायबाना नमाज जनाजा पढ़ लूँगा बच्चों, क्योंकि आपकी वफ़ात पक्की है, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं। अब आपने रुकना, आपने चीज़ों से टकराते जाना है, रुकना है नहीं है, तो आपका क्या होगा, इंतहाई बुरा हाल होगा। तो फ्रिक्शन अगर अचानक से डिसअपेयर हो जाए तो समझो हम सब गए, और सारी बिल्डिंग्स गई, हर चीज़, सब कुछ बगैर फ्रिक्शन के सारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। पर गैर ज़रूरी मतलब जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं चाहिए वहाँ पे होना काम ख़राब करता है ना। अब मेथड जहाँ पे हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए वहाँ पे फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है ना वहाँ पे जो है ना सर्फेसिस को स्मूथ बना दो ताकि स्लाइड आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने एक बैग है जिसको खींचना है, जिसको स्लाइड करवाना है, उसमें नीचे टायर नहीं है, उसको आपने खींचना है। एक आप बाहर सड़क पर खींचते हैं, एक आप उसको जो है वो टाइल्स पत्थर पर जो है ना टाइल्स पर खींचते हैं, तो बताएं किस में खींचना आसान होगा? ऑब्वियसली टाइल्स पर, क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस है वो रोड के कंपैरिजन में स्मूथ है, इस वजह से। और याद रखिएगा कोई भी परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं होती है, फ्रिक्शन वहाँ पर भी होगी, उस टाइल पत्थर पर कम होगी, तो इसलिए फ्रिक्शन कम हो जाएगी। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अ स्ट्रीम लाइन शेप, फिश की जो शक्ल होती है उसको कहते हैं, सच एज द कार, एरोप्लेन्स हो गए, एक्स्ट्रा, और होते भी हैं बेसिकली, इनकी शक्ल ऐसी होती है। दिस कॉजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ द एयर एंड दस द मिनिमाइजेज एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। हाँ, ये देखें, ये जो है ना हमारे पास बुलेट ट्रेन, तो इसके अंदर इसकी शक्ल देखें कि यहाँ पे उसने इस तरह से ये कर्व सी बनाई हुई, आगे से मतलब स्ट्रीम लाइन इसको कहते हैं, फिश शेप बोल लो आप, यानी कि यहाँ पर नोकीली बोलो आप, इसको नोकीली बोलो आप, इस तरह की बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ से हवा जो है ना ईजिली जो है यहाँ से ऐसे कट होकर निकल जाएगी, तो हवा की फ्रिक्शन मिनिमम हो जाएगी। और हमें यहाँ पर जो ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कार हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, इनमें हमें हवा की फ्रिक्शन मिनिमम ही चाहिए है। मिनिमम क्यों चाहिए? ताकि हम मैक्सिमम स्पीड तक जा सकें और जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकें। अगर मैक्सिमम स्पीड तक ना भी जा सकें, चलो स्पीड को आप साइड पर रखें, सेफ्टी वाली साइड पर आ जाए, एटलीस्ट हमारी अप्लाइड फोर्स कम लगे, हमारे पैसे कम लगे, इस तरफ आ जाए, ठीक है, अप्लाइड फोर्स कम लगेगी, ताकि फ्रिक्शन में वो अप्लाइड फोर्स ज़ाया होती है हमारी। नेक्स्ट वो कहते हैं लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जहाँ पे जो स्लाइडिंग सर्फेसिस, जहाँ पे सर्फेसिस स्लाइड हो रही हैं उनके दरमियान ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो। जो लोग ज़राअत का काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, उनको पता है कि ट्रैक्टर के अंदर, टायर्स में और भी बहुत सी जगहों पर, इंजन्स के अंदर जो है ना वो ग्रीस लगाई जाती है, ग्रीस किया जाता है उनको। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन होती है, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रीस लगा दी जाती है, और उससे होता ये है कि जो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी वो कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। लास्ट वो कहते हैं यूजिंग बॉल बेयरिंग एंड
रोलर बेरिंग्स बेसिकली बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर कहीं कुछ स्लाइड हो रही है ना, आप वहाँ पे बेरिंग्स का यूज़ करें। वो बेरिंग्स जो होते हैं वो बेसिकली रोल करते हैं, तो स्लाइड करने से अच्छा है कि कोई चीज़ रोल करे, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। तो ये बच्चों हमारे पास चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सेंट्रीपिटल नहीं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन होती है जो सर्कुलर पाथ में हो रही होती है। वो कहते हैं कि कंसिडर बॉडी टाइड, अच्छा ये तो हो गया। द स्टिंग टू विच द बॉडी इज टाइड टू कीप द मूवमेंट। अच्छा एक सिंपल सी बात है, एक पत्थर लो, वो पत्थर को स्टिंग उससे एक रस्सी से बांधो और हाथ से उसको घुमाना शुरू करो, ऐसे ऐसे घुमाई जाओ, तो ये एक बेसिकली हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा है पत्थर। इतनी बातें हो गई हैं। तो कहते हैं एक फोर्स है जो इस पत्थर को इस दायरे में रखती है, इस सर्कल में रखती है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो कि इसको इनवर्ड खींच रही है। इस तरफ एक फोर्स लग रही है जो इसको बाहर जाने से रोकती है। हालांकि पत्थर बाहर जाना चाहता है, आप जैसे इस फिंगर में से इस रस्सी को छोड़ेंगे ना, आप इस हाथ से रस्सी को छोड़ेंगे, यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा पत्थर, ये गलत निकल गया है, मतलब स्ट्रेट निकल जाएगा ऐसे। सही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बाहर जाना चाहता है, इसमें एक और फोर्स भी एक्ट कर रही है, उसके आगे बात करते हैं। पर इसको कोई ना कोई चीज़ तो है जो अंदर खींच के रखती है। जो चीज़ इसको अंदर की तरफ खींच के रखती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। वो एक बॉडी को एक सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है, ऐसा बोलो आप कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में मूव करवाती है। ये बातें हो गई हैं। फिर वो कहते हैं कि ये अगर, हाँ देखिए यहाँ अगर यहाँ से पत्थर को छोड़ेंगे तो इस तरफ घुमा रहा था बच्चों, यूँ घुमा रहा था, तो पत्थर इधर निकल जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के ना ऑपोजिट एक फोर्स, जैसे अब हमारे पास जो यहाँ पे सेंटर में एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर मैं कहता हूँ कि ये सूरज है, सन है, ये अर्थ है, तो ये इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यूं रोटेट कर रही है, याद रखिएगा। बाकी सारे प्लैनेट्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रोटेट कर रहे हैं। अब आ जाता है इसके ऑपोजिट एक जो है ना कॉन्सेप्ट, उसको बाद में देखते हैं। उनका डिफरेंस भी क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा, और उनका डिफरेंस भी क्या मैंने, पर पहले ये एक्सेलरेशन ये वाला होता है v² डिवाइड बाई r, और F इज इक्वल टू ma होता है अगर एक्सेलरेशन ये सर्कुलर मोशन वाला है फोर्स, और फिर एक्सेलरेशन भी वही वाला होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो v² डिवाइड बाई r वाली, तो हमारे पास ये आ जाएगा F इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r। ये इसका जो है ना फॉर्मूला याद रखेगा, किस चीज़ का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। फिर वो कहते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल डिपेंड्स ऑन द मैस m ऑफ द बॉडी। जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है किस पर डिपेंड करती है, मैस ऑफ बॉडी पर, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस यानी उस सर्कल के रेडियस पर। इनके जो है ना उस पर डिपेंड करती है फोर्स, यानी कि इन दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। इसको आपने याद रख लेना है बच्चों। आगे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है। According to the Newton third law of the motion, there exists a reaction to this centripetal force. Centripetal force that pulls the string outward is sometimes called the centrifugal force. बच्चों ऐसे समझो, देखो ये इस तरफ फोर्स लग रही है, तो इसके बदले में कोई फोर्स इस तरफ भी लगनी चाहिए, बस उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इतनी सी बात है। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी भी चीज़ को सेंटर की तरफ या सर्कल में इनवर्ड डायरेक्शन में लाती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना चाहती है उस ऑब्जेक्ट को। इतनी सी बात है। अब इसके ऊपर बेसिकली हमने डिफरेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला वो कहते हैं कि वो जो कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव करवाती है वो है हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि वो जो सर्कुलर मोशन करवा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स है। और टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द कर्व्ड पाथ टू फ्लाई अवे फ्रॉम, अगर वो उसको छोड़ें और वो फौरन से वो जो पत्थर था इस सर्कल पास से यूँ निकलना चाहता है, वो किस वजह से, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। वो कहते हैं अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं ये सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ यानी कि बाहर के डायरेक्शन में होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये याद रखिएगा, एक ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डायरेक्शन का एग्जांपल, जो टायर को अगर आप ये साइकिल पे अगर आप जा रहे हैं और वो कहीं कीचड़ में चला गया है, किसी मड में चला गया है, वहाँ से जब टायर निकलेगा बाहर, जब थोड़ा सा खुश्क होगा वो टायर, जब आप स्पीड से आप साइकिल चलाएंगे तो जो वो है ना मट्टी के छोटे छोटे पीसेस जो है, जो मड है, वो टायर से हटना शुरू हो जाएगी और वो पीछे की तरफ उछटना शुरू हो जाएगी बेसिकली। तो वो क्यों है, वो इस वजह से है कि वो जो मड था वो पहले तो था उसके साथ चिपका हुआ,
जब उसके आपस में बॉन्डिंग कम हुई तो जैसे टायर मूव कर रहा है ऐसे, यहाँ मड लगा हुआ है, जब ये ऐसे ऐसे मूव करा लेते हैं, यहाँ ऐसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे यहाँ पे, यहाँ से फिर वो यूँ निकल जाएगा क्योंकि उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो वो इससे इस तरफ ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसा होता है हमारे पास, ये तो रियल एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगर साइकिल होगी तो पीछे की तरफ क्या करेगी, उस मड को जब सूख जाएगा वो उसको उछाड़ देगी, पीछे की तरफ बेसिकली फेंक देगी, हट जाएगा वो। और जो है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द प्लैनेट एग्जाम्पल है ये इसकी। तो जो सैटेलाइट है वो जो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रहा है। और चिल्ड्रन पुश्ड आउट ऑन अ राउंड अबाउट, ये भी जो है अगर आप किसी एक एग्जांपल लें, आप एक झूले में यूँ घूम रहे हैं तो आपकी जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, अगर आपका झूला यहाँ से टूट जाए, लेट करो सेंटर से, तो आप बाहर की तरफ जाके गिरते हैं। तो क्यों गिरते हैं बाहर की तरफ जाके, बल्कि बाहर नहीं काफ़ी दूर जाके गिरते हैं, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों का फॉर्मूला FC = mv²/r सेम है। और एक को 16 जो है 59 में और एक को 1686 में डिस्कवर किया गया था। पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कवर हुई थी, बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली ना एक अपेरेंट फोर्स है, ये एक रियल फोर्स नहीं है, याद रखिएगा। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, बल्कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके बारे में तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में ना एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बोला था ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, बस इसका रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट है। ये उसने बोला था, मतलब वो सेम चीज़ है। उन्होंने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम है, इनका रेफरेंस पॉइंट इनको डिफरेंट करता है, बस ये उसने बोला था। और ऑलमोस्ट बात ठीक भी है। खैर बच्चों, इस बॉल के ऊपर देखें, इस बॉल को जो अंदर की तरफ खींच के रख रही है ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर जैसे ही बॉल को जो चीज़ बाहर की तरफ खींच के रखती है, अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बॉल इस तरफ मूव कर जाएगा। तो ये इन दोनों की एग्जाम्पल होगी, डायग्राम्स में मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल में मैथ दिया हुआ है, V दी हुई है हमें, और साथ हमें R दिया हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, FC निकाल लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे हम, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इसमें टेंशन की इक्वल भी होती है, याद रखना। स्ट्रिंग में जो फोर्स होती है उस टेंशन भी बोलते हैं उसको। वो हमारे पास आ गया 2.5 न्यूटन। भाई यहाँ पे रोड बनाना है हमने, और उसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है जो इस चैप्टर में जितने भी हमने इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उन सबको यूज़ करना है। तो कहते हैं जब रोड बनाते हैं ना हम, व्हेन अ कार टेक्स अ 10 सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू कीप इट द कर्व ट्रैक, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, द कार वुड skid if the force of friction between the tire and the road is not sufficient, particularly when the road are wet. This problem is solved by the banking of the कर्व्ड रोड्स। बच्चों यहाँ रोड कम था, मैंने यहाँ पे रोड ज़्यादा बना दिया, ठीक है। इधर मैं समझाने के लिए, बस यूँ आ रही थी, उसने यू टर्न लिया है, इतनी बात समझ आती है। ओके, तो बस बेसिकली जाना चाहेगी इस डायरेक्शन में जाना चाहेगी, इतनी बात तो ठीक है। आपने इसको यूँ टर्न करवा दिया तो ये अनबैलेंस हो सकती है, आप इससे गिर सकते हैं। और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो गिरने के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे। या जो ये मोड़ है ये बड़ा शार्प सा है तो भी आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप गिरोगे किस तरफ, आप गिरोगे उस तरफ जिस तरफ आप अपनी मोशन को बरकरार रखना चाहते थे, जिस तरफ अपनी मोशन को कंटिन्यू करना चाहते थे। वो किस डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन में थी, उस तरफ आप गिर सकते हो, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी, यहाँ पे थे हम, यहाँ पे जी, ऐसे। तो आप किस तरफ गिरने, मतलब गिरने के चांसेस आप किस तरफ होंगे, इस तरफ आप गिर सकते हो, ठीक है। आप अनबैलेंस्ड हो सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, और आपको जो चीज़ घुमा रही है, इसको घुमाने के लिए हमें कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स को ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो रोड है ना, इसकी जो आउटर साइड है इसको ऊंचा बनाते हैं। तो अब आपकी ये साइड ऊंची हो गई है, ये साइड नीची हो गई है, तो आपका बैलेंस और अच्छा हो जाएगा। आप जब इस पे शार्प टर्न भी लेते हैं इस तरह के रोड के ऊपर, तो आप बाहर की तरफ गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उस तरफ आप ऑलरेडी हाइट पर हैं, तो आप यूं नहीं गिर सकते हैं। और आप इस तरफ गिरेंगे नहीं, उसकी वजह यह है कि आपका जो इनर्शिया है वो चाहता है कि आप आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएं। तो बड़ा प्यारे तरीके से आप मोड़ काट सकते हैं। सॉरी, फिर से ये उधर चला गया है, मैं इधर एक छोटा सा जो है ना मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब नहीं जाएगा। तो अब ये जो है हमारे पास, ये जो इनर्शिया इसको उधर ले जाना चाहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इधर घुमाएगी। तो हम इस रोड को इस तरह से करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अच्छे से घुमा पाए, इसका टर्न बड़ा स्मूथली हो पाए और गिरने के चांसेस या अनबैलेंस होने के चांसेस मिनिमम हो जाए। तो ये इस तरह से रोड बनाए जाते हैं। बैंकिंग ऑफ द रोड मींस दैट द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड, ऊपर थोड़ा ऊंचा बना दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जी इसी से रिलेटेड, वो कहते हैं
Banking causes a component of the vehicle weight to provide the necessary centripetal force while taking centripetal force का खेल है सारा. Thus the banking of the road prevent the skidding of the vehicles and thus the makes the drive safe. और वो skid नहीं करेगी, वो बेसिकली फिसलेगी नहीं, इस तरह के उल्टेगी नहीं, या वो जो है अनबैलेंस नहीं होगी. इस तरह की चीज़ों से आप बच जाओगे. इस तरह से रोड को बड़े अच्छे तरीके से बनाया जाता है. वॉशिंग मशीन ड्रायर जो होते हैं, जो पानी को खुश करते हैं, गीले कपड़ों को खुश करते हैं, उनमें ये होता है कि ये जो इधर इधर ये सारा एक यहाँ पे अंदर कंटेनर से लगाया हुआ है, जो ये सिलेंडर है, जो इसके अंदर होल होते हैं जिनमें से पानी निकलता है. करता क्या है ये, अब उसका कॉन्सेप्ट रीड कर लेते हैं. मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि द लेड ऑफ द सिलेंडर कंटेनर इज क्लोज आफ्टर पुटिंग द वेट क्लॉथ इन इट. जो गीले कपड़े थे उनको अंदर रखा हमने और ढकना ऊपर से लगा दिया, बंद कर दिया ढक्कन को. वो कहते हैं व्हेन इट स्पिन्स एट हाई स्पीड, जब ये हाई स्पीड पर स्पिन करेगा तो द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज फोर्स आउट थ्रू दीज होल्स ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. अब कपड़े तो सुराखों से बाहर आने से रहे, यूँ मूव कराया जा रहा है ये इसको अन्य बहुत स्पीड से, तो वो कपड़े इस तरह से मूव करते जाएंगे, पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर ज़्यादा जो है वो फोर्स लगेगी और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी कमी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा मोशन हो जाएगी तो फिर वो बाहर निकल जाएंगे. वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह लो आप उसके, वो जो है अपनी मोशन को वो या अपने सेंट्रीपिटल फोर्स में इस सर्कल वाली मोशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और वो बाहर निकल जाएंगे. तो इन सुराखों से बाहर आ जाते हैं जिसकी वजह से और नीचे गिर जाते हैं, यहाँ स्टोर हो जाते हैं. यहाँ पे इधर कहीं उन्होंने लगाया होता पानी के लिए, तो पानी जो होता है वो उसमें स्टोर हो जाता है और कपड़े हमारे खुश्क हो जाते हैं. क्रीम सेपरेटर क्या करता है, उसका कॉन्सेप्ट यह है, इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उस पर काम करता है. वो क्या कहती है, द बाउल स्पिन एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में बाउल स्पिन करेगा. कोजेज द हैवी जो है ना हैवियर कंटेंट ऑफ द मिल्क टू मूव आउटवर्ड इन द बाउल, पुशेज द लाइटर कंटेंट इनवर्ड टूवर्ड्स द स्पिनिंग एक्सिस. यहाँ पे स्पिनिंग एक्सिस है, इसने अन्य वाइज को घुमाया, जो भारी ऑब्जेक्ट है वो इधर चला जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इधर इस सरफेस के साथ, और जो हल्का है जो लाइटर है वो इधर आ जाएगा. तो जो भारी जो चीज़ें हैं उनको हम इसके साथ से यहाँ से निकाल लेंगे. तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस चैप्टर की. मैंने कंप्लीट चैप्टर करा दिया है.